अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे, उम्मीद है। हेलो, आमिर, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी सर, आपकी आवाज़ वालेकुम आ रही है। अस्सलाम। आवाज आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू। बस। वेलकम एवरीवन। किसी का कोई ऐसी कोई क्वेश्चन है तो पहले वो कर ले, देन फिर हम जो है वो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिर मैं आपको थोड़ा सा कोर्स कंटेंट बताता हूँ और उसके बाद फाइनली हम रजिस्ट्रेशंस की तरफ जाते हैं। सर ये बेसिकली ये कोर्स क्या है, क्या ये क्या करा, हम क्या करेंगे सर? मुझे थोड़ा हमें थोड़ा समझाइएगा जरा, ये क्या चीज़ है। आपने थैंक यू। ओरिएंटेशन क्लास ली थी? नहीं ली थी सर, मेरा ख्याल नहीं ली थी। अच्छा, देखें, बेसिकली आईसीटी ने इंट्रोड्यूस करवाया। अब कोई भी शख्स जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब भी स्टार्ट करता है तो उसके एक डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस का एक लेंथी प्रोसेस लग रहा होता है, जो कि पाकिस्तान में डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन डिफिकल्ट बना दिया गया है। एक नॉर्मल बंदे को कंटेनर सोच के ही लगता है कि मैं कैसे कंटेनर जो है वो बाहर भेजूं, कैसे कोई चीज़ इंपोर्ट करवाऊं, क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी। तो उन्हीं एक्सपेक्ट्स को हमने डिस्कस करने के लिए जो है एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स लॉन्च किया है। और उसमें बेसिकली हम जो स्टार्ट लेंगे, हमारा कोर्स होगा वो एक, हम रजिस्ट्रेशन से चलेंगे कि कोई भी अगर पर्सन एज अ कंपनी ओनर या कोई भी इंडिविजुअल जो एज अ सर्विस प्रोवाइड इस इंडस्ट्री में करना चाह रहा है, वो अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता है। लेट सपोज, अब आपने जो है वो कंपनी स्टार्ट करनी है। अब आपको पहला स्टेप क्या करना है? आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशंस चाहिए। कुछ ज़रूरी रजिस्ट्रेशंस हैं जो करेंगे तो आप एलिजिबल हैं पाकिस्तान में कोई भी चीज़ इंपोर्ट करने के या एक्सपोर्ट करने के। तो उसके कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट्स ने दिए हुए हैं, जिन जिन रेगुलेशंस को हमने फॉलो करना है। डिफरेंट बॉडीज के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी है, उनके प्रोसेस से गुजरना है, उसके बाद जो है हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो हमारा जो कोर्स का कंटेंट है वो इसी तरह स्टार्ट होगा कि हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे कि हम अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कैसे करते हैं, जिसमें आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशंस आ जाती हैं, आपका सेल टैक्स आ जाता है कि इसकी रजिस्ट्रेशंस कैसे करते हैं, फिर बैंक अकाउंट कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, फिर पीएसडब्ल्यू की इंटीग्रेशन कैसे करनी है। जब हमारे पहले लेक्चर्स यहाँ पे हैं, इसके बाद हम बैंकिंग साइड को टच करेंगे। बैंकिंग साइड के अंदर हम पढ़ेंगे आ- कि आप अपनी पेमेंट्स की, जब भी बिजनेस की बात आती है तो आपको पेमेंट्स का प्रॉब्लम आता है। मतलब आप अपनी पेमेंट्स के कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने ये सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करना है। इसके अंडर रह के आपने जो है पेमेंट की टर्म्स, अपने कोई भी इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है उसकी क्या लिमिटेशंस है, उनको वो कैसे लेके चलेगा। तो ये एक ओवरऑल एक जर्नल प्रोसेस है। तो इसके साथ मैं अभी आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें मैं अभी रजिस्ट्रेशंस का प्रोसेस जरा सा करना स्टार्ट करते हैं। फिर मीनवाइल जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे वो लेक्चर एंड पे जो है वो मैं सुनूंगा और उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको पूरा मैं गाइड कर सकूं। अच्छा जी। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर। जी हो रही अच्छा। है। देखिए, जब भी आप लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, सबसे पहले तो आपको कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपने कंपनी बनानी कौन सी है। अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं और आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि आप आज ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास एक अच्छा कैपिटल है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर तो रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है वो प्राइवेट लिमिटेड्स की तरफ जाएं, क्योंकि इसकी लाइबिलिटीज थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। अगर आप इस उसमें हैं कि मेरा बिजनेस चलेगा तब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, या मैं वैसे ही बस स्टार्ट लेता हूँ चल, अगर आपकी इस तरह का कुछ सोच बनी हुई है थोड़ी सी, तो और आप पार्टनर भी नहीं, आप सोलो काम करना चाह रहे हैं, आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे भी कम से कम स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है ये सिंपल, मतलब आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये डिफरेंट होता है इसमें। लेकिन इसमें ना आपका नाम मैं भी रख सकता हूँ, कोई तीसरा चौथा बंदा कोई भी रख सकता है। खाली आप लोगों के जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं, जिसको आप एनटीएन नंबर कहते हैं, वो वो नंबर जो है वो डिफरेंट हो। नाम एक कंपनी के 10 नाम हो सकते हैं।
बेशक उसके ऑनर डिफरेंट होंगे, तो उसमें नाम का कोई वो नहीं होता। प्राइवेट लिमिटेड में ये होता है कि ये हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP रजिस्टर्ड करती है। इसमें जिसने कोई पहले नाम लिया हुआ है, आप वो सेम नाम नहीं ले सकते कंपनी का। तो प्राइवेट लिमिटेड हमेशा उन लोगों को रिकमेंड की जाती है जिनका कैपिटल मोर देन 5 मिलियन हो, मिनिमम भी। तब वो बंदे जो हैं वो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी लाइबिलिटीज जो हैं वो इजीली मैनेज कर लेते हैं। इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, मतलब आपको इस कंपनी को इसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, एनुअल रिटर्न्स जमा करवाने पड़ते हैं, AGM मीटिंग्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। ये खैर आपको आगे जाके थोड़ा सा और फर्दर मैं इसको डिस्कस करूंगा। अच्छा, सबसे पहले आ जाएं कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। अभी तो होपफुली सारे ही फाइलर होंगे, क्योंकि आजकल तो ज़रूरी हो गया फाइलर होना। तो अगर तो आप फाइलर फाइलर हैं ऑलरेडी, तो आपके पास सिंपल जो है वो आइरिस का एक पोर्टल होगा, जिसमें आपका जो भी, आप अगर सैलरी पर्सन है या बिजनेस पर्सन है। अच्छा, मेक श्योर कर लें इसमें अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो अपने नाम पे कंपनी नहीं ओपन कर सकता, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। अच्छा, तो जब भी आपके पास आपकी जो जब भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, उससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सबसे पहले तो आपका सिंपल एक CNIC आपको चाहिए। उसके बाद आपको आपके नाम का रजिस्टर्ड नंबर चाहिए, जो पर्सन एज अ कंपनी ओनर अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाह रहा है, वो उसकी CNIC पे उसका नंबर होना जरूरी है। फिर आपको प्रीमिसिस का लीज एग्रीमेंट चाहिए। पहले ये होता था कि कुछ काम चल जाए। ये स्क्रीन पे कौन मार्क कर रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो आपको लीज एग्रीमेंट पहले ऐसा होता था कि आप अपने हाउस होम एड्रेस पे भी जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड कर लेते थे, लेकिन अभी कंपनी तो आपके घर के एड्रेस पे या correspondence एड्रेस आप अपने घर का डाल के भी उस पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी नवंबर लास्ट मंथ ही पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हो गई है। नवंबर 1 से जो स्टेट बैंक है या जो बैंक्स हैं वो आपका प्रॉपर आके ऑफिस विजिट करते हैं, उसकी पिक्चर्स लेते हैं, एंड देन फिर जो है वो आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है। कंपनी आप ओपन करवा लेंगे, लेकिन जब तक आपके पास ऑफिस नहीं होगा, या आप किसी का ऑफिस जो है वो, अगर आप प्रॉपर ऑफिस नहीं रखना चाह रहे बिकॉज यू आर अ बिगनर, आप किसी का भी ऑफिस थोड़े टाइम के लिए यूटिलाइज करें, वहां पे अपना एक साइन बोर्ड एस्टेब्लिश करें, और उसके बाद उसको कंपनी की तरफ ले आए। लेकिन विदाउट ऑफिस आजकल जो है वो आपके जो कंपनी रजिस्ट्रेशन, जो आपका बैंक अकाउंट है वो ओपन नहीं करते, क्योंकि बैंक्स वाले आके आपका ऑफिस विजिट करते हैं। ये जरूरी हो गया। नवंबर से पहले था वो, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता था, मतलब वो चल जाता था। अच्छा, ये आपको प्रीमिसेस का लीज एग्रीमेंट चाहिए। अगर ऑनरशिप है तो वो ऑनरशिप की जो डीड होगी आपकी, या जो रजिस्ट्रेशन होगी वो चाहिए होगा। या अगर आपका कोई लीज है, रेंट पे आपने लिए, तो उसका जस्ट एक एग्रीमेंट चाहिए। साथ आपने इसके पेड बिल पिक्चर्स, लाइक जो भी आपका प्रीवियस 3 मंथ्स का कोई भी बिल है इलेक्ट्रिसिटी का, वो जरूरी है। और प्रीमिसिस की एक पिक्चर, जहाँ पे आपका ऑफिस, जो आपका अपना एक ऑफिस आपने बनाया हुआ है, उसकी एक पिक्चर जो है ये लेके रख लेनी है आपने प्री उसमें। अच्छा, ये तो हो गया आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। CNIC, रजिस्ट्रेशन फोन नंबर, लीज एग्रीमेंट, पेड बिल और प्रीमिसिस पिक्चर। अब हम पहले बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी की, कि इसको कैसे स्टैब्लिश किया जाता है। सिंपल है, इट्स क्वाइट सिंपल। आप जो है इस आइरिस पोर्टल पे जाएंगे। आइरिस पोर्टल पे अगर तो आपके पास ऑलरेडी आप फाइलर हैं, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप फाइलर नहीं है, तो फिर आपने सिंपल इस रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ये न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब ओपन होगी। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा, ये सारी है। सिंपल एज पर योर CNIC आप यहाँ पे अपना डाटा पुट करेंगे। इट्स क्वाइट सिंपल, मतलब मैं जस्ट एक ब्रीफ कर दूं, जिसको नहीं पता वो उसको आइडिया हो जाए इस चीज़ का। यहाँ पे जस्ट आप आपने जो एज पर योर CNIC आप अपना डाटा देंगे, जो आपके ये देखें यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ रजिस्टर्ड ऑन योर CNIC। जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे है, आप वो इंटर करेंगे, जो आपका सेल फोन नंबर है। एंड देन
सारा डाटा आपने पुट करना है। इसके बाद आपके पास जो है ईमेल पे आपका लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा, जो ईमेल और मोबाइल नंबर पे वो आपने पासकोड इंटर करना है, आपके पास सिंपल लॉगिन के क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं इसको ना ओपन कर लेता हूँ। हम्म, अच्छा, अब देखिए ये कोई एक कंपनी है, और ये एक बेसिकली है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लेकिन इसका पोर्टल, बल्कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक मिनट रुकिए, मैं किसी पर्सन के नाम का ही ओपन कर लेता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी की, कि इसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ठीक है, ये कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी वो होती है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने नाम पे कंपनी को ओपन कर ले, और सिर्फ एफबीआर से जस्ट एक कंपनी के लिए एक एनटीए नंबर जो है वो एक्वायर कर ले और उस पे बिजनेस स्टार्ट कर ले। इसमें जो आपकी अपनी लाइबिलिटीज होती हैं, इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। मतलब आप इस पे जितनी भी आपकी जो पर्सनल लाइबिलिटीज हैं, वही जो कंपनी की लाइबिलिटीज हैं वो आपकी पर्सनल लाइबिलिटीज को इफेक्ट करती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ऐसा नहीं होता। खैर, तो हमारा यहाँ पे टॉपिक जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। अच्छा, ये देखें, अब जब आपके पास ये लॉगिन के क्राइडेंशियल्स आ जाएंगे, अब ये यहाँ पे फाइलर के लिए तो आप क्या करते थे कि सिंपल यहाँ पे जाके 114 का रिटर्न फाइल कर देते थे, लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने यहाँ पे जाना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप जाएंगे, और आप ना जब अगर आप इंडिविजुअल अपने नाम पे सिर्फ कंपनी ओपन कर रहे हैं, ठीक है, लाइक आप अकेले हैं, आपका कोई पार्टनर आप नहीं बना रहे। अगर इसमें भी ऐसा होता है कि आप एओपी कंपनी बना सकते हैं। एओपी स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्संस। अगर आपने एसोसिएशन ऑफ पर्संस की तरफ जाना है, फिर तो आप जाएंगे 181 फॉर्म, इसको फिल करेंगे जाके। ठीक है, इसको फिल करेंगे। यहाँ पे जिस दिन आपने जो भी कंपनी का नाम आप रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करें, 2025 ये क्या कर रहा है, टैक्स पीरियड 2024। ये ऑलरेडी, अच्छा, ये देखें, जब आप इस पे जाएंगे एसोसिएशंस ऑफ पर्संस, आपकी डिफरेंट जो कोई भी दो बंदे अगर आपस में मिल के बिजनेस करना चाह रहे हैं और वो सिर्फ एफबीआर से अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, ये याद रखिएगा कि जो भी एफबीआर से कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होगी, उसका नाम कोई भी दूसरा बंदा रख सकता है। वो नाम सबका है, खाली आपका एक इंडिविजुअल यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अभी आप एसोसिएशन ऑफ पर्संस बना रहे हैं, फर्म बना रहे हैं, तो ज़्यादातर एसोसिएशन ऑफ पर्संस और सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी ही इस पे इनकॉर्पोरेट होती है। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक सोल प्रोप्राइटर अकेला बंदा अपनी कंपनी कैसे एस्टेब्लिश करता है। उसके बाद मैं इस पे जाता हूँ। आपने फिर इस फॉर्म पे नहीं जाना, आपने जाना है 181 के मॉडिफिकेशन पे। यहाँ पे जब आप जाएंगे, आपके पास जो है ये डिटेल आ जाएगी। ठीक है, काइंडली ये किसी की, मैं आप स्क्रीन को हिडन नहीं कर रहा, ये किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखिएगा। और अच्छा, जब आप यहाँ जाएंगे, आपने यहाँ पे जो है वो सेल फोन नंबर्स को वापस रीगेन करना है इस जगह पे, जो आपका ऑलरेडी, क्योंकि जब आपने आयरस का लॉगिन ये वाला पोर्टल जब बनाया था, इस टाइम पे आपने एक अपने नाम का एक रजिस्टर्ड नंबर दिया था। ठीक है, इससे क्या हुआ था, इससे आपका एफबीआर के बैक बैकएंड्स पे आपका एक डाटा जो है वो लिंक हो गया था। आपने जो भी अपना एक पर्सन्स का जो डाटा है, वो एफबीआर की डाटाबेस में ऑलरेडी सेव्ड है। ठीक है, अब उसी के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि वही एक इंडिविजुअल अकेला बंदा एक एज अ कंपनी बनाना चाह रहा है, तो इसलिए हम इसको 181 के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, वही डाटा सेम आप जो है यहाँ पे दोबारा नंबर्स को कंफर्म करेंगे, सबमिट करेंगे, आपके पास यहाँ पे कोड्स आ जाएंगे।
ठीक है, जब ये आपके पास दो डिफरेंट कोड्स आएंगे, वो कोड्स आपने डालने हैं और आपका ये डाटा जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। ये फेच होने के बाद आप इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे, उसके उसके बाद आ जाएंगे प्रॉपर्टी पे। अच्छा, अब प्रॉपर्टी पे जब आएंगे, जो भी यहाँ पे सिंपल है, आप यहाँ पे इसको ऐड करें, न्यू एड्रेस को ऐड करें। आपका टाइप, किस टाइप की आप जो है आपका ऑफिस जो है वो आप बना रहे हैं, लाइक वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो वट एवर जो भी अब आपकी है, वो आप ऐड करेंगे इसके अंदर। वो ऐड करने के बाद जस्ट सेलेक्ट करें कि फॉर्म क्या है, हाउस है, फ्लैट है, बेंगलो है, जो भी है। ये मैं आपको करके एक मिनट दिखा भी देता हूँ। किसी का मीनवाइल कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली वो हैंड रेस कर लिया करे, ताकि ना मैं आपको बता दिया करूँ, उसके बाद मैं खुद नेम कॉल कर लूंगा। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशंस के बाद आप जो भी आपका एड्रेस वगैरह है वो कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स को शेयर करेंगे। रेंटल प्रॉपर्टी है, सिटी कौन सा है, ऑटोमेटिकली आपका डाटा उठा लेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए बिजनेस पे। बिजनेस पे जब आप आएंगे, अब आपने ना यहाँ पे अपना कोई भी बिजनेस का नाम सेट करना है, लाइक वट एवर, एक्स एक्स वाई जी इंटरप्राइजेज में यहाँ पे कर लेता हूँ, कोई भी नाम हो इससे। सोल प्रोप्राइटर याद रखिएगा कि एफबीआर में कोई भी कंपनी हो, उसका उससे लेना देना नहीं होता कि उसका नाम क्या है, बस उसका एक यूनिक नंबर है जो जिसके अगेंस्ट वो ट्रेड कर रहा है। एक्विजिशन एक्विजिशन डेट आपकी जो भी होगी वो ऐड करेंगे, सिलेक्ट करें। ऑनर है, लीज है, फ्रेंचाइज है, आपने ऑब्वियसली रेंटल होगी या ऑनरशिप होगी। अच्छा, प्रिंसिपल एक्टिविटी ना ये चीज है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्वेश्चंस कर सकते हैं अभी? नहीं, आप हैंड रेस कर दिए करें, मैं जैसे ही ये अभी कंप्लीट करता हूँ उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। उस टाइम पे आपका जो भी क्वेश्चन हो वो मैं आंसर कर दूंगा, लेकिन अभी आप ऑलराइट। पूछ। हेलो। जी जी पूछें। मुझे ये पूछना था कि अगर मल्टीपल बिजनेसेस हों, अ, तो उसको कैसे आप शो कर सकते हैं? मल्टीपल बिजनेसेस मतलब थोड़ा सा फॉर एक्सप्लेन एग्जाम्पल, करें इसको। हाँ, मुख्तलिफ फर्म्स हों, या पे तो एक उसके ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, सी कंपनी है। तो अब देखें, वो आपकी जो भी कंपनीज हैं, आप इसके अंदर जस्ट आपने एक नई रजिस्ट्रेशन करनी है। आप अपने नाम पे सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी तो एक या दो ही बना सकते हैं, लेकिन आप अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या आपकी एओपी फर्म चल रही है, वो जी जी। आप अपनी मर्जी बना लें। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप बेशक 10 बना लें। आपने जस्ट एक नई रजिस्ट्रेशन करनी है, नया एक फोन नंबर ऐड करना है और दैट्स इट। अच्छा, हर दफा नई रजिस्ट्रेशन करनी होगी? नहीं, हर दफा नई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। लाइक आपने एक दफा रजिस्ट्रेशन कर दी, आपने एक हम्म, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी बना ली, ठीक है। सही है जी। उसके बाद आप प्लान कर रहे हैं कि आपने 3 महीने बाद एक नई कंपनी स्टैब्लिश करनी है। जी। अगर तो आपका प्लान ये है कि मैंने अपनी जो आज मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी बनाई, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, लाइक मैंने हम्म इस कंपनी को फर्दर कंटिन्यू नहीं करना, मैंने इसके अंदर जो है कोई और बिजनेस करना, लेट सपोज मैं आईटी का बिजनेस करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप हम्म, जस्ट उसकी एक्टिविटी को चेंज कर देंगे। ओके। हाँ, अगर आप वो भी कंपनी रखना चाह रहे हैं और एक नई कंपनी भी बनाना चाह रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा एक नया फॉर्म जो है वो फिल करके एक नई कंपनी बना लेंगे। तो उसके लिए 181 मॉडिफिकेशन फॉर्म ही यूज होगा? नहीं नहीं, जब आप नया जो अगर मॉडिफिकेशन तो तब होगी ना जब आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर आपको चेंज करना चाह रहे हैं। लाइक अगर ओके। आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना रहे हैं, तो जिस तरह अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले बात की थी कि यहाँ पे आप अपना, ये जो आपको मेरे सामने अभी स्क्रीन जो आपको नजर आ रही है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप अपना पर्सनल डाटा पुट कर रहे हैं, ऐसे ही। जी। अब यही बंदा जो जिसके पर्सनल जिसने अपना डाटा दिया, यही बंदा अपनी एक नई कंपनी रजिस्टर्ड करना चाह रहा है। मतलब जो वो एक सोल प्रोप्राइटर कंपनी बनाना चाह रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सही। उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी डाटा तो यहाँ पे ऑलरेडी है हमारे पास। तो सही। हाँ, बस वो हम एक रिक्वेस्ट एफबीआर को कर रहे हैं कि हमने इस आईडी ने एक नई कंपनी बनानी, तो ओके। वो उसी के नाम पे बन जाएगी। लेकिन इसके बाद अगर आप दूसरी कंपनी बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप दोबारा से फॉर्म फिल करेंगे। वो जो वन ओके। एट सिंपल फॉर्म, यू गेट द ओके। पॉइंट। जी जी।
ठीक है। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, अब अब आ जाए कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनल आपने अपना डाटा पुट कर दिया, उसके बाद आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी आ गई। देखें, याद रखें कि अभी हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी की। ठीक है, अब इसमें हमें सेल टैक्स भी चाहिए। एज अ एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो, सेल टैक्स हमें चाहिए। ठीक है, सेल टैक्स भी आपको जो मंथली इसके नल के रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, अगर आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे तो ये अगर आप 3-4 महीने नहीं करते तो आप पे पेनल्टीज आ जाती हैं और आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तो ये सेल टैक्स की एक थोड़ी सी वो है। और ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी, मतलब हमें ये सेल टैक्स के अंदर कवर अप है, लेकिन मतलब ये कोई भी कमर्शियल व्हीकल्स हो या सिटी हो, उसके हिसाब से फेडरल एक्साइज ड्यूटीज आती हैं आपको। आगे कस्टम के अंदर जब हम इंपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही आपको एफईडी जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये, अब देखें, अब आप इसमें आपकी सिलेक्ट एक्टिविटी आ गई। आप कोई भी एक्टिविटी आप क्या करना चाह रहे हैं, लाइक हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे अपनी एज ए एक्सपोर्टर जो है अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे। हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारा लाइक इंपोर्टर एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर इंपोर्टर एक्सपोर्ट, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, तो हम जो है वो इसको यूज कर लेंगे। इट्स द मैटर नहीं कर रहा होता कि आप डिस्ट्रीब्यूटर इस कैटेगरी के अंदर कोई भी कैटेगरी रख लें, लेकिन समटाइम्स लेट सपोज आपकी कोई एक कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने यहाँ पे इस वजह से ऐड कर दिया इस कैटेगरी के अंदर कि मैं यहाँ पे अगर मैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ और मेरे पास वो एक्टिविटी नहीं है, तो वो समटाइम्स ना इस जगहों पे प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी क्लास के अंदर ये चीज़ क्यों नहीं है। तो इसके लिए फॉर द सेफ साइड मैंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर रख लिया। हालांकि मैं इसमें इस कैटेगरी के अंदर से कोई भी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, इससे मैटर नहीं कर रहा होता। लेकिन होनी आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कैटेगरी ही चाहिए अगर कल को आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। अच्छा, स्टार्ट डेट आ गई, जो भी आपकी डेट है आप वो सिंपल वहां पे पुट कर दें और इसको ओके कर दें। ये आपका यहाँ से ऐड हो गया। ये मेरी कंपनी बन गई, लाइक इसमें कोई नाम का वो नहीं है। अब आप जस्ट सिंपल लिंक पे जाएं। लिंक पे जाने के बाद ये साथ साथ कर लिएगा, क्योंकि अभी जो इस वीक हमारी 2 क्लासेस होंगी और नेक्स्ट वीक तक जो भी आगे जो रजिस्ट्रेशंस हैं जिन जिन लोगों ने करनी है वो साथ साथ कर लें, ताकि अगर उन्हें कोई कल को कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो हम जो नेक्स्ट वीक हमारा लेक्चर होगा उससे पहले हम इसको डिस्कस कर लें। क्योंकि आगे अब अक्सर प्रीवियस बैचेस में भी ऐसा होता आ रहा है कि मतलब हम 5 क्लासेस आगे हम बैंकिंग साइड को पढ़ रहे होते हैं और वो पीछे फिर रजिस्ट्रेशन के सवाल आ रहे होते हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि ऐसा ना हो, ताकि क्लास का डेकोरम जो है वो मेंटेन रहे और हम अपने टाइमली जो है अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, अब मॉडिफिकेशंस थी। अब इसमें हमारा वो जो XYZ मैंने जो वहाँ पे एक नाम सेलेक्ट किया था, लाइक अब लिंक के अंदर क्या है, मैं ये जो ये वाला मेरा जो पर्सन है, जो एक अगर यहाँ पे आपके 2 बंदे हैं, लाइक अभी तो आप अकेले काम कर रहे हैं ना, अगर इसी तरह आपके साथ यहाँ पे 2 बंदे अटैच हो जाते हैं तो देन आपने जो उनका जो कंपनी ओनर्स का जो डाटा है आपने सिंपल वो पुट करना है। अब मैं अगर यहाँ पे जो भी मेरा आईडी कार्ड नंबर है मैं वहाँ पे ये पुट करूंगा तो ये सिंपल वो डाटा ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा जो ऑलरेडी आपने डाटाबेस में दिया हो। ठीक है, अगर इसी के साथ एक कंपनी के अंदर कोई 3-4 पार्टनर्स हैं तो वो ये फाइल फाइल तो आपने एक ही अकाउंट से करना है ना। बेशक आप 4 बंदे हैं 5 बंदे हैं कंपनी के अंदर पार्टनर्स, लेकिन जो इनकॉर्पोरेशन है वो एक ही आईडी से आप करेंगे। बाकियों के आप जो है वो डाटा ऐड करते जाएंगे। तो ये सिंपल अब ये इंडिविजुअल एम्प्लॉयर प्रोसीजर पे रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर, और ये मेरा सिंपल यहाँ पे डाटा ऐड कर दिया। इसके बाद आ जाए आप अटैचमेंट्स में। अब जब आप अटैचमेंट्स में आएंगे तो आपके पास ये डिफरेंट फॉर्म्स आ रहे हैं इनकम टैक्स के। आपने इसमें सिर्फ ना जस्ट पहले डॉक्यूमेंट को छोड़ दें, सिंपल ये जो लास्ट मैंने आपको बताया था कि कंपनी से पहले आपका कौन सा डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेकिन समटाइम्स तो इसमें वैसे बैक साइड पे कुछ ऐसे नोट नहीं किया जा रहा होता। तो इसमें आपने जो है वो अपने प्रीमिसेस का जो भी लीज एग्रीमेंट है ऑनरशिप का प्रूफ ऐड करेंगे, पेड अप कैपिटल ऐड करेंगे और इसको सेव एंड सबमिट कर देंगे।
ठीक है, ये बैंक अकाउंट जो है आपका इसके बाद आएगा। जब आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ से जब आप इसको सबमिट करेंगे, आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आने के बाद आप इसको बैंक में, वो मैं नेक्स्ट प्रोसेस से पहले रजिस्ट्रेशन पे ही रहते हैं, वो फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। जी, इंजीनियर आमिर हुसैन। मेरा क्वेश्चन ये जो आप सोल प्रॉपर्टी बनाते हैं, अगर इसका ओनर खुदा न खास्ता मर जाए तो क्या ये कंपनी खुद ब खुद ही खत्म हो जाती है? नहीं नहीं ऑनर, लेकिन सर ऐसा नहीं होता कि अब यही है एज अ शरिया जो हमारा एक चलता आ रहा है कि जो भी आपकी कंपनी के एसेट्स हैं वो आपके बच्चों और माँ बाप, या 16% आपकी मदर को जाता है, 33 आपके बच्चों को जाता है और वाइफ को जाता है। मतलब इस तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिंपल वही जो आपका प्रोसेस है जिस तरह प्रॉपर्टी का होता है वही कंपनी का आ जाता है। अच्छा, तो ये ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, क्या ये अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते जॉब में नहीं होते हुए? नहीं, ये नहीं कर सकते। नहीं, चलो ये नहीं कर एज अ सकते तो गवर्नमेंट आप नहीं कर सकते। ये तो क्या इनके बीवी बच्चे भी नहीं कर सकते? नहीं, इनके बीवी बच्चे कर सकते हैं, आप अपनी वाइफ के नाम पे कर लें, बच्चों के नाम पे कर लें, उससे प्रॉब्लम नहीं है। अपने नाम पे नहीं होनी चाहिए आपके। फ्रंट एंड पे ठीक खुद बिजनेस करें, बैक एंड पे खुद बिजनेस करें, फ्रंट एंड पे किसी को भी वो कर लें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू ठीक सर, थैंक यू। है। अच्छा, इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से कर ले, और उसके बाद फिर ये हमारी एक। सर थैंक यू वेरी मच। आपको आवाज आ रही है सही? जी जी बिल्कुल आ रही है, वासिफ। सर, आपने सर शुरू में बताया था एसईसीपी रजिस्टर्ड कंपनीज का। जी उनके जी। बारे में मेरा ये सवाल है सर कि अगर आप किसी और पोर्टफोलियो के साथ कंपनी रन कर रहे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट बिजनेस, और आपको उसमें कुछ चीजें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो क्या आप किसी और कंपनी को अप्रोच करेंगे या अपनी कंपनी से ये पोर्टफोलियो मेंटेन करेंगे? देखिए, ये आपको मजीद आगे जाके भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर भी मैं डिस्कस करके बता दूंगा। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर ना आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ओनली आपका जो होगा वो एक ही चूज कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको अलहदा से एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी बनानी पड़ेगी। या तो एक ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसके विदाउट इसके आपको जो है वो पीएसडब्ल्यू में और बैंक बैंक की इंटीग्रेशन के अंदर आपको जो है वो अलाउ नहीं किया जाता जब तक आपकी जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ना हो। क्योंकि इसमें तो हमने पीएसडब्ल्यू का लाइसेंस रिक्वायर्ड करना है ना। इसमें हमें पीएसडब्ल्यू की एक रजिस्ट्रेशन चाहिए जिस जो और बैंक को लिंक करना है उसके साथ। तो जब तक ये वाला, अगर आप एक कंपनी के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आप सेपरेट आपको बनानी पड़ेगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। उसके अंदर आप नहीं कर सकते, आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। तो यही यही ऑप्शन आप दे सकते हैं कि सर ये मेरी रेस्टोरेंट की लाइन है पोर्टफोलियो में, और इसी में हम अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहें, जब आप कंपनी प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं या रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं उसमें जी जी। नहीं देखें, उसमें आप कंपनी को एज अ सेपरेट देखें, या तो आपके पास एक एक पॉसिबिलिटी है कि आप ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाएं। ठीक है, लाइक आपके पास जब आप आपकी कोई भी दो तीन कंपनीज हो जाती हैं तो उन्हें आप फेच करके एज अ ग्रुप का नाम दे देते हैं। वो तो आपके रिटर्न्स के अंदर ही फाइलिंग जाती है इन कि वो एक मेन कंपनी और उसकी सब्सिडीज ये हैं। लेकिन अगर आप जो है वो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद आप नेक्स्ट जो है वो आपका एक होटलिंग एंड रेस्टोरेंट का बिजनेस है, दूसरा आपका डायरेक्ट जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आ गया है। ये इन दोनों में डायरेक्टिक यू टर्न है। ठीक है, आप उस कंपनी से जो इंपोर्ट करवाते हैं, अगर लेट सपोज आप रेस्टोरेंट की कोई चीजें इंपोर्ट करवा रहे हैं बाहर से, और उसके बाद आप दूसरी कंपनी की जो आपकी जो भी आपका कंसल्टेंट, आप उसे बताएंगे कि ये इस कंपनी ने ये चीज इंपोर्ट की और ये सेल टैक्स जो है मैंने इस कंपनी से ले लिया है जो आपकी रेस्टोरेंट की कंपनी है। हाँ, मेरे सर, अंडरस्टैंड किया। अगर आपका सेल टैक्स मुझे रजिस्टर्ड है मुझे तो आपकी चीज समझ थैंक आ यू गई वेरी होगी। मच। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है सर मुझे। ये वन लास्ट थिंग कि एफबीआर रजिस्टर्ड कंपनी एंड एसईसीपी रजिस्टर्ड कंपनी, इनका छोटा सा डिफरेंस बता दे, बाकी थैंक यू वेरी मच सर। देखिए, ऐसी एफबीआर की कंपनी ना, मतलब ये आप इसको इन टर्म्स में ले लेंगे, ये ना एक गुजारे लायक कंपनी है। लाइक आपके पास एक कंपनी है, इसमें जो ज्यादातर इसमें ये होता है कि अगर लेट सपोज कल को आप कोई लोन बोरो करते हैं, जो मेन एक डेप्थ मुझे पता है कि आप अगर कोई भी लोन अगर कोई बोरो करते हैं और आपकी कंपनी डिफॉल्ट करती है तो आपको एफबीआर की कंपनी आपकी पर्सनल
जो आप एज अ कंपनी ओनर्स आपके नाम पे जो प्रॉपर्टीज हैं या कोई भी एसेट्स हैं वो उसी कंपनी के साथ लिंक है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर आपके जो जो आपके एसेट्स हैं वो पर्सनल जो एसेट्स हैं वो पर्सनल हद तक ही रहेंगे, वो कंपनी के उसके साथ मर्ज नहीं हो, बेशक कंपनी डिफॉल्ट करते। और इसमें एग्जैक्टली। दूसरा दूसरा मेजर डिफरेंस ये आता है कि मतलब आपका नाम एफबीआर में कोई नाम नहीं है, जस्ट एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है। और एससीसीपी के अंदर आपको प्रॉपर एक अलग से आइडेंटिटी जो है वो मिलती है, कंपनी का अलग नाम है, वो पाकिस्तान में और कोई नाम नहीं रख सकता। हाँ, थोड़ा सा अल्फाबेटिक चेंज ला के रख सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नाम आप वाला कोई भी नहीं रख सकता। तो एक मेजर डिफरेंस तो ये है। बात से सब क्लियर हुआ आपको? सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो जब ये वाला प्रोसेस आपका हो गया, ये वाला प्रोसेस होने के बाद आपने इसको जस्ट सिंपल करना भी मुझे तो ये, और इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा था, अगर वीक में भी किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो वो ग्रुप के अंदर जो है वो कर सकता है, और उसको उसके बाद मैं जो है बता दूंगा कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये करने के बाद आपके ना कंप्लीटली टास्क के अंदर रजिस्ट्रेशंस के प्रोसेस के अंदर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड करना है, और वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट किस तरह का होगा, जिसमें आपने एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट की। और अच्छा, डाउनलोड्स, जस्ट जस्ट एक मिनट में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। ये देखें, जब आप अपने रजिस्ट्रेशन, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? काइंडली कोई मुझे बताएगा जी सर, स्क्रीन पे? आ रही है सर। हाँ। अब ये ओवरऑल जो है ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस की एक कंपनी थी, और ये आपको ना इस तरह का डॉक्यूमेंट आपके आउटबॉक्स में आपको शो हो जाएगा। और बस ये आपका बिजनेस है, और इस तरह का ये डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिंट करने हैं। इसको प्रिंट आउट करने के बाद बस इसमें जस्ट आपकी बाकी सारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, जो भी कंपनी की डिटेल्स अभी आपने फिल फिल की, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए, उसके बाद आपको जो है ये बिजनेस का इस तरह का एक सिंपल सा एक लेटर इशू हो जाता है। ये लेटर इशू होने के बाद आपने इस लेटर को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपको पता है कि आपका ये नाम जो है ये नाम आपको मिल गया एफबीआर की तरफ से। ठीक है, बस ये आपका एक नाम है, इसी नाम के आपने सिंपल एक लेटर हेड प्रिंट करने हैं, डिजाइन करवा लें जो भी कंपनी का आपने लोगो रखा है, सिंपल मतलब जिस तरह भी आपको बेहतर लगता है। लेटर हेड प्रिंट के बाद आपको चार चार लेटर हेड्स आपने ओरिजिनल लेके जाने हैं, साथ कंपनी की जो भी नाम की स्टैंप आपने बनाई है। आप किसी से भी जाके कंपनी के नाम की स्टैंप बनवाएंगे। स्टैंप के साथ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। आपका 4 लेटर हेड्स चाहिए आपको, साथ आपको एक स्टैम्प चाहिए, सीएनआईसी की कॉपी चाहिए, और प्रीमिसेस का आपको जो भी आपका ऑनर है या जो भी आपका ऑफिस का रेंटल एग्रीमेंट है आपको उसकी फोटोकॉपी एक जो है वो लेनी है। वो लेके आपने बैंक चले जाना है। बैंक जाके जब आप किसी भी बैंक में खुलवा लें, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मैं जो पर्सनली रिकमेंड करता हूँ वो बैंक अल्फ्ला और
अभी मेट्रो करता हूँ, इन दोनों की थोड़ी सी पॉलिसीज जो हैं वो कंपैरेटिवली अदर बैंक्स बेहतर हैं। तो बाकी आप लोगों की जो भी कोशिश ये करेंगे, जो भी घर के करीब। हाँ, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक और डिटेल बताता हूँ कि बैंक की सिलेक्शन के लिए आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो बैंक की जब जब भी आप सिलेक्शन करेंगे आपको। पिक्चर नहीं आ रही, सॉरी। जी जी, मैं बंद कर दी क्योंकि मैं बता रहा था आपको। ओके ओके, थैंक। तो अच्छा, अभी आ जाती है मैं। जी अच्छा, अभी ये है ओपन बैंक अकाउंट। ये ना मैं आपको इसके बाद जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद मैं पहले बैंक अकाउंट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उसमें मैं आपको प्राइवेट लिमिटेड का वो बता दूंगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन की जाती है। साथ बैंक अकाउंट के प्रोसीजर दोनों का सेम है, कोई वो नहीं है। तो आज जो है वो हम सिर्फ बैंक अकाउंट को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या हुआ है। अच्छा, ओपन बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड डॉक्यू अच्छा, इसमें मैंने अभी जैसे आपको बताया कि आपको 4 प्रिंटेड कंपनी लेटर हेड्स चाहिए, 2 कंपनी डॉक्यूमेंट्स फॉर एफबीआर या सीसीपी। अगर अभी हम एफबीआर की कर रहे थे तो जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट दिखाया आपको, ये वहां से डाउनलोड करना है। ये अपने कंप्लीटेड टास्क के अंदर से यहाँ से आप इस डॉक्यूमेंट को सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये ओपन करते हैं आप। ये ओपन करने के बाद इसको प्रिंट करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ये डाउनलोड करने के बाद आपको आपको बिल चाहिए अपना, जो भी आपकी प्रीमिसेस का ऑफिस का बिल है। बेशक वो रिसेंट मंथ का हो, प्रीवियस मंथ का हो, बस ये बिल लेके और ये आपने अपने किसी भी बैंक में चला जाना। अब चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैंक आपने इस तरह करनी है कि अब कोशिश करें कि हर ब्रांच में ना ट्रेड का डिपार्टमेंट नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा मतलब एक जो ट्रेड का जो जिस जगह से आपकी ट्रेड एक्टिव हो रही है वो शायद 4-5 ब्रांचेस डिफरेंट ब्रांच हो, जो एक ही ब्रांच से आपकी ट्रेड को एक्टिव कर रहे हो। ठीक है, तो पहले तो कोशिश करें कि जिस बैंक में आपका ट्रेड डिपार्टमेंट बैठा हुआ है वहां पे अपना जाके अकाउंट ओपन करें। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि कल को आपको कन्वेंशनल बैंकिंग नॉर्मल ऑपरेशन मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर से आपको काम नहीं पड़ेगा। आपको काम पड़ना है आपके सप्लाई चेन मैनेजर या ट्रेड मैनेजर से आपको काम पड़ना है। ठीक है, तो देखेंगे, कोशिश करें कि बड़ी ब्रांच की तरफ जाएं, क्योंकि बड़ी ब्रांचेस से आपको यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपका जो जब आपने कल डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सबमिट करनी है, आपकी कोऑर्डिनेशन उनके साथ डायरेक्ट हो रही होगी। कोई आपकी इंपोर्ट की रियलाइजेशन की पेमेंट आ रही है, इंपोर्ट की आ रही है, आपने वो पेमेंट भेजनी है, लेनी है, तो वो आपका इसमें होता क्या है, हो तो आपका किसी भी जो भी आपके घर के करीब कोई भी ब्रांच है वहां से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसमें ना टाइम का डिले आएगा। लाइक आज आपने ब्रांच को डॉक्यूमेंट दिए, ब्रांच आपके बिहाफ पे आगे बात करेगी, वो फिर उन्हें बताएंगे, वो फिर आपको बताएंगे, वो एक लंबा सर्कल हो जाता है। तो जब आप डायरेक्ट उनसे कोऑर्डिनेशन करेंगे, अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो आप, आई वुड से कि आप लोग खुद जो है वो अ, अपने बेशक अपने नियरेस्ट ब्रांच के अंदर ओपन करवाएं, लेकिन जाके ट्रेड जिस जगह से आपकी ट्रेड एक्टिव की जा रही है उस जगह पे जाके उनके मैनेजर से जाके मिल लें एक दफा कि मेरी ये कंपनी है, मैं आपकी कंपनी के साथ ये ट्रेड करने लगा हूँ, और जो जो आपको आगे प्रॉब्लम्स आएंगी या आपने कैसे ट्रेड को हैंडल करना है, ये मैं आगे जाके आपको जो है वो डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग को तो वो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बैंकिंग के अंदर ना ट्रेड 50% आपके ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। लाइक आपको प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है, और रेगुलेशंस कंट्री टू कंट्री। लेकिन 50% ही आपका जो रोल है वो आपका बैंक है। विदाउट, क्योंकि हमारी बैंकिंग की पॉलिसीज कौन बनाते हैं? स्टेट बैंक बनाता है। स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिलके आपका बैंकिंग की रेगुलेशंस बनाते हैं कि किस कंट्री के साथ हमने ट्रेड करनी है, किन
वैल्यूज पे करनी है, ये तो ये सारी चीजें ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और आपका जो स्टेट बैंक है ये आपकी सारी फाइनेंस की पॉलिसी बिल्ड करता है कि हम एक नए एक्सपोर्टर को क्या रिलैक्सेशन देंगे, पुराने को क्या देंगे। तो इस तरह के जो है वो नए के क्राइटेरिया एक डिफरेंट है, पुरानों जो थोड़े से पुराने हो जाते हैं उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, नए के लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हैं कंपैरेटिवली पुरानों से। लेट सपोज मैं आपको आपको अ, हमारी जो स्टेट बैंक की पॉलिसी जो हमारे बैंक्स हैं वो अवॉइड करते हैं कि कोई भी नई कंपनी हो वो एडवांस पेमेंट, उसको कहा जाता है कि या तो आप एलसी पे काम करें, लेटर ऑफ क्रेडिट पे, या तो आप एडवांस पेमेंट पे काम करें। आपको बैंक टू बैंक कलेक्शंस या डायरेक्ट शिपमेंट ओपन अकाउंट पे आपको काम नहीं करने दिया जा रहा होता है। रजिस्ट मतलब कहीं रिटर्न रूल नहीं है लेकिन आप लोगों को मना किया जाता है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रियल टाइम्स के थोड़े से हैक्स बताऊं कि आप लोग जो हैं मार्केट के अंदर अपने आप को लेके चल सकें। तो अच्छा, कम बैक टू द पॉइंट। ओपन ओपन बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जब आप बैंक अपना जो भी आप अपने डिसाइड करते हैं कि आपने बैंक्स किस बैंक में ओपन करना है, मैंने आपको बता दिया कि मेरी कोई प्रमोशन नहीं है किसी बैंक के लिए, बस मैं जस्ट वैसे ही कह रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इनके साथ कंपैरेटिवली दूसरे बैंक्स के साथ बेहतर है। इंपोर्ट में अगर आप जाते हैं तो एमसीबी भी बेहतर है, एमसीबी की जो भी ब्रांचेस हैं वो भी बेहतर हैं इंपोर्ट में। अच्छा, तो जब ये वाले आपने आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद आपको मतलब विद इन अ डे और नेक्स्ट डे आपको बता दिया जाता है कि आपका अकाउंट जो है वो ओपन कर दिया गया है। वहां से आप जब आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे वहां पे आपको बताया जाएगा कि जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं कि सर आप प्रीमियम करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। अब प्रीमियम में ये होता है कि प्रीमियम जब भी कंपनी का अकाउंट ओपन होते हैं तो उसमें प्रीमियम का इसलिए कहा जा रहा होता है कि बैंक ना आपसे आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, लाइक आपको इंटरनेशनल डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स देते हैं अगेंस्ट कि आपके कंपनी में मिनिमम डिपॉजिट जो है वो इतना होना चाहिए। तो अगर तो आप वो डिपॉजिट रखने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, लाइक विच इज अराउंड 2 मिलियन 3 मिलियन जो है वो आजकल चल रहा है, मे बी नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप जस्ट अगर आपको वो उससे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब एज अ इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके जो हैं वो इंटरनेशनल टूर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं, तो उसमें फिर आपको जो है वो इस तरह के बेनिफिट्स आ जाते हैं। वो आपसे लाजमी बोलेंगे ये चीज़ जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के उसमें जाएंगे, तो आप जस्ट सिंपल कह देंगे मुझे करंट अकाउंट चाहिए, मुझे कोई बेनिफिट्स नहीं चाहिए। तो अच्छा, ये जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा इसके बाद बैंक आपको अकाउंट का एक मेंटेनेंस लेटर प्रोवाइड करेगा। ये देख लिएगा, ये हम दोनों के लिए ये चीज़ सेम है, खाली अभी हम जो है प्रोसीजर सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी को एक आगे लेके चल रहे हैं। सिंपल जो सेकंड नंबर पॉइंट ग्रीन कॉलम के अंदर बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, इसमें जो एफबीआर का डॉक्यूमेंट अभी मैंने आपको दिखाया सिंपल वो डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स सेम है। जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी ओपन करते हैं उसके लिए जस्ट एससीसीपी के जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपने वो ऐड करने होते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, अब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद आप सिंपल जो है अपना जो भी आपका वो बैंक आपको ना अकाउंट मेंटेनेंस लेटर प्रोवाइड करेगा, ओरिजिनल कॉपी नहीं। अब यही जब आप कॉपी जो आपको बैंक जो है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रोवाइड करेगा वो अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आपने लेना है, और उसके बाद ये आपने किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी, या तो आप टीडैप में कर लें, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान, ये मैंडेटरी है। इसके बगैर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो पीएसडब्ल्यू की इंटीग्रेशन है वो बैंक आपको नहीं करके देगा जब तक आप उसे या तो टीडैप की रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड नहीं करते या तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपने, अभी आप बैंक में ट्रेड के लिए एक्टिव नहीं हुए, अभी जस्ट आपका बैंक अकाउंट ओपन किया गया है, ठीक है, आपके पास कोई ट्रेड का पोर्टफोलियो अभी वो पोर्टल नहीं है आपके पास। ठीक है, अब जब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, अब इसमें होता क्या, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन कोई भी करीबी मतलब कोशिश करें किसी बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएं,
लाइक आप हम जो हैं वो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स या लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहने मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर लेट सपोज कोई होंगे, कोई कुछ लोग मुल्तान से होंगे, कुछ लोग सियालकोट से होंगे, सियालकोट का चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बड़ा है। लाइक कुछ जिस तरह लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आप वहां पे रजिस्ट्रेशन तो कर लेंगे, लेकिन आपका काम भी चल जाएगा, लेकिन चैम्बर के जो बेनिफिट्स हैं वो आप लोग अवेल नहीं कर सकते। उसकी एक रीजन है कि जब भी ना कोई डेलीगेशंस आती है ना बाहर से, या आप पाकिस्तान से बाहर डेलीगेशन लेके जाया जा रहा होता है, ये मैं आपको आगे रजिस्ट्रेशन में बताऊंगा कि आप लोगों ने वो किस तरह चैम्बर के फॉर्म्स को फिल करना है। तो आपको चैम्बर के रजिस्ट्रेशंस के अंदर बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो भी होगा, लाइक इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये सबसे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं मतलब पाकिस्तान के अंदर। इसमें ना ज्यादा इंटरनेशनल डेलीगेशंस आती हैं या यहाँ से जाते हैं। अगर कराची का हो तो वो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जब आप वो करेंगे तो आपको ना चीजें सीखने को बहुत ज्यादा मिलेंगी। लाइक आप वो हर रोज हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी चीज का सेमिनार हो रहा होगा आपको। अगर आप छोटे में जाते हैं, छोटे में अगर आप किसी भी छोटे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम क्या आएगा, आपको कोई डाटा चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अब लेट सपोज आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अगर लेट सपोज आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर काम कर रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि मेरे पाकिस्तान के अंदर और कितने लोग जो हैं वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर काम कर रहे हैं। आप कंपनीज अपने डेफिनेटली आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे कि सेम उस पे कौन कंपनीज और काम कर रहे हैं। आपको ये डाटा चाहिए, आपको ये डाटा छोटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स दे ही नहीं सकता। आपके बिहाफ पे वो आगे से मंगवा लेगा, लेकिन वो आपको खुद प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है इस चीज का। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि सर हम जो हैं वो मतलब बिलोंग जो, अगर लेट सपोज आप रहते जेलम में हैं, आप इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आके रजिस्ट्रेशन करने हैं, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आप जो है सबसे पहले अपने आप को ट्रेड के लिए एक्टिव करवाएं। वंस यू गेट द, आप एक दफ़ा मेंबरशिप ले लें, जो भी आपके करीबी मेंबरशिप, जो भी छोटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आप उससे वो एक मेंबरशिप लेने के बाद वहां से अपील जो है वो दूसरे उसमें शिफ्ट करवा दें कि मुझे यहाँ से अब मैं इसके अलावा और भी हाँ, मुझे यहाँ से वो एक मिनट, मेरा यार मुंह खुश्क हो गया, एक मिनट। अच्छा, अगर आप एक दफ़ा छोटे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप वहां से सिंपल अप्लाई करें किसी भी दूसरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे डाटा चाहिए होता है ट्रेड का और मुझे प्रॉब्लम आती है। तो इस बिहाफ पे वो आपसे एक लेटर हेड पे एक रिक्वेस्ट लेंगे सिंपल सी, जो आपका कंपनी का लेटर हेड होगा, उसके अगेंस्ट वो आपको जो है आप किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो है वो रजिस्ट्रेशन ले लें। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक सबसे बड़ा मेजर रोल ये भी है कि इसके लिए ना हमें इसके बगैर आप काम कर भी नहीं सकते, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री में, स्पेशली एक्सपोर्ट्स में। उसमें यह है कि आपको ना सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यूँ होता है कि लेट सपोज मैं पाकिस्तान से एक प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, ठीक है, लाइक मेरा कीनू है या पोटैटोज हैं, वट एवर जो भी मैं कोई प्रोडक्ट है पाकिस्तान बेस्ड है, या कोई मैंने मैन्युफैक्चरिंग की है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग है, और वो अब होता क्या है कि जब मैं रजिस्ट्रेशंस पे वो करता हूँ, जब भी आप जो है वो रजिस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मैं कोई इंडस्ट्री का कोई काम कर रहा हूँ या मैं अ, कोई भी चीज़ पाकिस्तान से बाहर भेज रहा हूँ, तो वो पता कैसे चलेगा कि ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। उसके लिए बहुत से कंट्रीज जो हैं वो उनकी सबसे मेजर एक डॉक्यूमेंट है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमें चाहिए। तो जब तक आप चैम्बर के मेंबर नहीं होंगे आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं मिलेगा। आपकी कोई भी शिपमेंट जा रही है, आप
सिंपल चैम्बर के अंदर जो है वो इनवॉइस देते हैं, साथ अपनी पैकेजिंग लिस्ट और अपनी एफआई की कॉपी देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं चैम्बर को कि मैं इस कंट्री में ये शिपमेंट भेज रहा हूँ, मुझे इसके अगेंस्ट वो चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा ना एक प्रॉब्लम आता है जिससे आपको चैम्बर की रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी हो जाती है। तो ये मैं आगे नेक्स्ट उसमें बताऊंगा आपको कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम किस तरह अलाइन करके लेके चल सकते। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या जो मैंने बात की है उसका कोई नहीं समझ आई हो तो मेरे से अगर पूछ लें तो मैं आपको बताता हूँ, वन बाय वन पूछिएगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि आपने कहा कि कंट्री का जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है वो फिर देखता है। इस तरह से हमने देखे हैं कि बाहर काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं कि कंट्री ऑफ ओरिजिन उसका कुछ होता है, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं, जी जी लेकिन उस पर टैग जो है वो कंट्रीज अपना लगा लेते हैं जो फर्स्ट हैंड कंट्रीज हैं। तो जी इसका जी थोड़ा सा बिल्कुल। बताइएगा। देखें, जब भी आप कोई चीज़, अब मैं अगर इसको इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स लेते हैं तो अब ये ज़्यादातर होता क्या है, मैं अभी आपको पहले इंपोर्ट की रेफरेंस दे के फिर एक्सपोर्ट का रेफरेंस समझाता हूँ। अब इंपोर्ट में क्या होता है कि लेट सपोज हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, हमारी ट्रेड बैन है, ठीक है। अब होता क्या है, अब मेरी एक कंपनी है पाकिस्तान दुबई के अंदर, मैंने एक कंपनी खोली हुई है, एज अ कंसोलिडेटर में बैठा हूँ दुबई के अंदर। तो मैं करता क्यों, मैं इंडिया से कोई प्रोडक्ट बाय करता हूँ क्योंकि बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो हमें इंडिया से चाहिए ही चाहिए। उसके लिए हम कोई भी मिडिल कंट्री देखते हैं, हम पहले इंडिया से मंगवा के वो दुबई में लेके आते हैं, दुबई में उसका कस्टम कैसे मतलब जो इंपोर्ट करवाते हैं एज अ कंसोलिडेटेड फ्री जोन के अंदर, वो हम शो करवाते हैं कि ये मेड इन इंडिया है। फिर मैं दुबई से पाकिस्तान लेके आता हूँ, तो जो मेरी दुबई की कंपनी है वो वहां के चैम्बर से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दुबई का ले लेगी या वो चाइना का ले लेगी कि ये प्रोडक्ट मैंने चाइना से ली है। वो डॉक्यूमेंट्स लेके हम पाकिस्तान ले आएंगे। समझे आप इस चीज को, ये इस तरह एक सिस्टम चल रहा होता है। जी जी, ये भी आपकी बात सही है, ऐसा होता है। लेकिन हाँ, इस तरह भी होता है कि अगर इंग्लैंड में, अमेरिका में आप कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं, उस पे वो कंट्री का टैग चेंज कर देते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर कंट्री का टैग चेंज कर देते हैं। जी, फॉर एग्जांपल अगर तो पाकिस्तान ने कोई वूल बनाई है, पाकिस्तान ने कोई क्लोथिंग ब्रांड है, उस पे वो मेड इन अपना कुछ लिख देंगे, जिस तरह से बांग्लादेश लिख देंगे, मेड इन इंडिया लिख देंगे, या मेड इन यूएई लिख देंगे। इस मतलब तरह की काफी। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करवाते ही। हाँ जी, वो इधर से करवाते हैं, और यहाँ से भी अगर आपने देखा होगा कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि टैग ही उधर के लगे हुए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लगे होते हैं। अब आपकी प्रोडक्ट पे बेशक टैग वहां का लग जाए, जो आपकी एक्सपोर्ट की शिपमेंट का डॉक्यूमेंट है ना, उस पे साथ जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जा रहा है वो आपका ही जा रहा है। समझे आप? लाइक ठीक है, आपने ठीक है। प्रोडक्ट बंद कर दी, आपका एक लेट सपोज एक बॉक्स है, उसके अंदर डिफरेंट क्लॉथ्स पड़ी हुई हैं, शर्ट्स पड़ी हुई हैं, उसके अंदर मेड इन यूएसए है वो, ठीक है। लेकिन जब आपने उसको बॉक्स के अंदर पैक किया, जब आपने डॉक्यूमेंटेशन की, उसके साथ अगर उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की, वो लगेगा आपका पाकिस्तान का ही। ठीक हो गया, ठीक हो ठीक गया। है। बस वो समटाइम्स हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर कर देते हैं कि प्रोडक्ट बाय सोर्स बाय चाइना, मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान, इस तरह की हम जो है वो एक एक्सप्लेनेशन डाल देते हैं और उसके साथ हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये इस तरह काम चल रहा होता है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेड इन यूएस वो पाकिस्तान से भेज के एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। जी, मेरा ख्याल है कि उसमें एक मिडिल कंपनी दरमियान में होगी जिसको हम डील कर रहे हैं, क्योंकि उसने ही मेड इन वो जो कंट्री नहीं, का कह के आगे भिजवाना है, हमने तो उसको पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स के साथ ही भेजना है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू तो सर। क्लियर हुआ? जी जी, बिल्कुल क्लियर हो गया, थैंक यू। जी, मियां जाहिद। साथ साथ अपना छोटा सा इंट्रो भी करवा दिया करें ताकि मुझे ना यहाँ थोड़ा सा याद रह जाए करें। हम्म। ये सर, ये हाँ बात कर रहा हूँ। ये ओपन बैंक अकाउंट के जो आपने जो फ्लो बनाया हुआ है, प्रोसेस फ्लो, इसमें ओपन बैंक अकाउंट के बाद आपने नो लिखा हुआ है, तो और उसके बाद एनी ट्रेड बॉडी, थोड़ा ये समझाएंगे जरा ये।
नो, ये नो लिखा हुआ है, एनी ट्रेड जी बॉडी ICCC। हाँ, ये यही है कि आप अगर बैंक अकाउंट, जब आप नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जाएंगे, ये जो ये यस के ऊपर psw.gov.com, अगर आपके पास ये नो है, लाइक आपके पास चैम्बर या टी टाइप की रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप PSW के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। लाइक आपने सोल प्रोप्राइटरशिप खोला, अकाउंट खोला, उसके लिए आपने ओपन बैंक अकाउंट किया। आपने ओपन बैंक अकाउंट के अंदर आपके आपके पास जो फॉर्मेलिटीज है, डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रोवाइड की। हाँ, अच्छा, ये प्रोवाइड करने के बाद ये नो, व्हाट डज दिस नो मींस? आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड कर दिए, जो 6 डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं आपने। देखिए। हाँ, देखें, आपने ना सबसे पहले जब बैंक अकाउंट आपने ओपन किया, आपने नंबर 5 तक जो है वो बैंक को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। नीचे जी 6 तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो आपका वो है ही नहीं। लाइक अभी आपका बना ही नहीं है, वो बनेगी तब जब आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा। ठीक है। सही। बैंक अकाउंट ओपन हुआ, बैंक ने आपको एक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर प्रोवाइड किया। हम्म। जब आपने बैंक ने आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद आपने चैम्बर की रजिस्ट्रेशन की तरफ गए। ये एक नेक्स्ट स्टेप है, मैं आपको चैम्बर की प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन सिखाऊंगा। वो रजिस्ट्रेशन हम्म। रजिस्ट्रेशन के बाद, जब तक आपके पास बैंक का अकाउंट मेंटेनेंस लेटर नहीं होगा, चैम्बर की रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकती। ओके। ठीक है? ये ग्रीन और पिंक, ये जो कॉलम है, इसके बीच में नो इसलिए है कि जब तक बैंक अकाउंट नहीं ओपन होगा, आप चैम्बर की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ओके। ठीक है। ये स्टेप है। सबसे पहले आपने कंपनी ओपन की, कंपनी ओपन करने के बाद आप जो है ओपन बैंक अकाउंट किया, बैंक अकाउंट का अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आया। लेटर लेने के बाद आप अपने ट्रेड बॉडी के साथ आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया। जब ये रजिस्ट्रेशन हो गई, तब आप चले गए PSW पाकिस्तान सिंगल विंडो की तरफ, जो कस्टम का पोर्टल है। ठीक है। ओके। फिर इन दोनों को आपस में इंटीग्रेशन करनी है, इनकी बैंक अकाउंट इंटीग्रेशन विद PSW रेडी टू ट्रेड। तो ये नेक्स्ट आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है ये चीज प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। ओके। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो काइंडली, आप होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी इस चीज की। जी, यस वाली तो अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपका ये सारे 6 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप ये कहते हैं PSW के साथ रजिस्टर हो जाएंगे, और फिर आगे बैंक अकाउंट इंटीग्रेशन हो जाएगी PSW के साथ, एंड देन यू आर रेडी फॉर ट्रेड। लेकिन या ये जो नो वाला जो है, ये आपने आपने मुझे समझ में आया है कि आपने ये कहा है कि 5th तक आप गए। 5th के बाद फॉर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्ट्रेशन आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, बैंक का जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है। बिल्कुल राइट। ऐसे ही। तो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के बाद आपको वो हासिल हो जाएगा, तो फिर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जा सकते हैं। उससे पहले आप किसी ट्रेड बॉडी के साथ रजिस्टर हुए, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, आपको किसी ट्रेड बॉडी के साथ रजिस्टर नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जस्ट अकाउंट, बैंक का अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लिया। उसके बाद हम्म। आपने किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हो जाएं या टी डैप के साथ हो जाएं। लेकिन ये दोनों ट्रेड बॉडीज है ना, आप इन दोनों में से किसी एक के साथ रजिस्ट्रेशन कर लें, ये जरूरी है। लेकिन ओके। आई पर्सनली रिकमेंड कि आप चैम्बर की तरफ जाएं। ओके। हाँ, ठीक है। तो तो सर मेरा एक सवाल था। जी जी जी, पूछें। मैं ये पूछ रहा था, इन सब में प्रोसेस में जीएसटी का तो कोई रोल नहीं है ना? जीएसटी तो नहीं, GST का रजिस्ट्रेशन। रोल है, वो मैं आपको बताऊंगा। बल्कि अभी उसको डिस्कस, अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। GST का क्योंकि रोल सर है। सर मेरा जीएसटी में एक सवाल है। रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इशू हो रही है, तो अगर ना करवाएं तो प्रोसेस कर नहीं सकते हैं नहीं 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 पीएसडब्ल्यू? नहीं, सेल टैक्स के बगैर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करो। सर आपको मेरा एक चाहिए। सवाल है। अगर सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी जरूरी है जीएसटी, अगर इंपोर्ट से कोई ताल्लुक ना हो? हाँ, PSW के लिए आपको ओवरऑल एक सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको, बेशक आप उस पर काम ना भी करें। जस्ट मंथली रिटर्न ही तो फाइल करना है। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे तो सिंपल एक नल का रिटर्न फाइल करते हैं, दैट्स इट। अच्छा, मंथली इनकम टैक्स रिपोर्ट तो हमारे पास फाइल होती है एफबीआर से। मंथली इनकम एलआरओ, टैक्स वो आप मंथली सेल टैक्स ही फाइल किया जाता है। एफबीआर से एलआरओ की तो जरूरत नहीं है ना इस चीज के लिए? तो LRO। लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो होता है, उनका जो सेल टैक्स होता है वो तो लोकल PRO। होता है ना? PRO। जी जी, हाँ। उसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, मैंने आपको ये देखें, जब हम ये वाला प्रोसेस अभी डिस्कस कर रहे थे, आप हम्म। CRO कैसे सिलेक्ट करते हैं? जब भी आप यहाँ पे कोई भी एरिया सिलेक्ट करते हैं ना, आप
तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो है CRO हमेशा होता है आपकी SECPs कंपनीज के लिए। जो सही। FBR के होते हैं उन्हें बोलते हैं RTO, रीजनल टैक्स ऑफिस, जी जी, आरटीओ, सॉरी। RTO। या जी जी, वो तो जरूरत नहीं है इसमें। नहीं, वो जरूरत नहीं, देखें आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि आप जो है अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं कराची में बैठ के, ठीक है। आप जब कराची का अपना कराची अर्बन, कराची रूरल के अंदर जब भी आप सिलेक्ट करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली जो भी आपका करीबी RTO होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, आप वहां पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे, समझे। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब आप ऐसा अच्छा नहीं सर, है रिमोटली घर से बैठ के या ऑफिस से बैठ के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपकी वहीं पे हो रही है। अच्छा फाइनल एक लास्ट क्वेश्चन है, पीएसडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर फाइनली आपकी पीएसडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन हो गई? हाँ, PSW में जब आप रजिस्ट्रेशन अपनी कर लेते हैं उसके बाद आपका बैंक अकाउंट इंटीग्रेशन हो जाती है, फिर आप ट्रेड कर सकते ठीक है, थैंक यू। हैं। ठीक है, ओके, वेलकम। जी मियां जाहिद साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? जाहिद भाई फिर क्लास में नहीं है। सर मेरा एक सवाल है सर। जी जी पूछें। सर ये जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाते हैं तो इसमें आप कितने टाइप ऑफ बिजनेस कर सकते हैं? देखिए, होने को इसमें हर तरह की बिजनेस हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें जस्ट आपकी कंपनी जहाँ जहाँ पे आप यूज कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड के लिए ना जस्ट आपको प्रिंसिपल एक्टिविटी, बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी ट्रेड की ओपन करनी है। नहीं, अगर सर आपने कोई कंस्ट्रक्शन का भी काम करना हो, कोई आईटी का करना हो, हाँ, कोई एग्रीकल्चर का करना हो, तो ये सारे इंटीग्रेट नहीं हो सकते एक ही कंपनी के अंदर सारे काम? वो बिल्कुल हो सकते हैं। आपने ये देखिए ना, ये आप मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी आ रही है। महीना हो ये गया देखें, आप यहाँ पे पूरा जाएंगे, फिफ्टी का आप लेट सपोज मैं 2000 वाला 1.5 महीना हो गया भाई। माशाल्लाह भाई, मेरे को तो खैर। अच्छा ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये लिंक, ये बिजनेस में गए आप, हम्म मैंने ये XYZ ETE एक कोई किया, मैं यहाँ पे एक और ऐड कर दूंगा, ठीक है। हम्म मैं यहाँ पे नया बिजनेस कोई भी मैंने रखना है वो मैं इसका यहाँ पे नाम जो है उसको ऐड, ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ आ गया, समझ हाँ, गया, और ठीक यहाँ है। से जो है वो ऐड कर दूंगा। मैं समझ गया। अच्छा सर, ये दूसरा सवाल ये कि ये आप अपनी कंपनी ये एक ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स से करना है या आप सबसे भी करा सकते हैं? सबसे करा सकते हैं, लेकिन आपको वो मतलब क्यों उसको मेंटेन करना है आपने, अच्छा बस सिंपल कि आप मतलब आपको एनुअली जो है वो उसकी फीसिस पे करनी पड़ेंगी, रिटर्न्स फाइल करने होंगे, तो बेहतर यही है कि किसी भी एक अच्छे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चले जाएं। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि मतलब पाकिस्तान में मतलब जो जीबी का इलाका है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। हम्म। अब जो कंपनी वहाँ रजिस्टर्ड होगी तो उसका मतलब सेल टैक्स वगैरह या जीएसटी वगैरह तो वहाँ जब, क्योंकि वो एरिया एग्जेम्प्टेड है सेल टैक्स से ना, हाँ, सेल टैक्स एग्जेम्प्टेड है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस कंपनी का वो सेल टैक्स वहाँ मतलब नहीं अब कटेगा ना वो? अब आप पहली बात है, अगर आप तो आपका परमानेंट और रेजिडेंशियल एड्रेस आपका इधर का है तो आप वहां पे तो रजिस्टर कर ही नहीं सकते अपने आप को, कहाँ पे सर? GB में। अच्छा, आप मतलब उसके लिए शनाख्ती कार्ड पे आपका उधर का हाँ हाँ, रेजिडेंस होना परमानेंट जरूरी? एड्रेस आपका होना चाहिए ना वहाँ का। जब अच्छा। आपका आपका डोमिसाइल वगैरह सब कुछ है ही यहाँ का, इसके लिए खैर हम्म डोमिसाइल चाहिए तो नहीं होता, आप GB में रजिस्टर ही नहीं कर सकते। GB अच्छा में आई गेस सब कुछ कुछ पॉलिसीज आई हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप कश्मीर में बिल्कुल नहीं कर सकते। ये अच्छा, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सर सलाम। ये प्रीवियस इनका आमिर का क्वेश्चन अगर आपका हो गया आमिर। सर अब आखिरी है सर, अगर जो अब जो कंपनियां डाउन मतलब जो पिंडी इस्लामाबाद के रजिस्टर्ड है, अगर वो आगे जीबी में काम करेंगी तो हम्म। उनका तो वहाँ तो तो उनका जीएसटी या सेल टैक्स वहाँ कटेगा? ये ये भी मुझे पूछना पड़ेगा, मतलब मैं अब आपको, मेरी क्योंकि फील्ड मेन ट्रेड है ये, तो मतलब कंसल्टेंट्स डील करते हैं, मैं बात कर लूंगा, आप ICT के आमिर से, आमिर को बता दें, वो आपसे आपका सवाल को एंटरटेन कर लेंगे। किनको जी किनको सर। बताना है? जी, ये इन्हें ये कुछ पूछ रहे हैं टैक्स के रिलेटेड, अगर ये कोई आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है आमिर तो काइंडली इन्हें बता दें, ये तो
मेरे जी उसमें आमिर नहीं। भाई, क्वेश्चन क्या था आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कंपनी मतलब इस्लामाबाद में फर्ज कर रजिस्टर्ड है, अगर वो जीबी में आके काम करती हैं तो जीबी जी। तो टैक्स एग्जेम्प्टेड जगह है। तो उन कंपनी हम्म। जब वो वहाँ आके काम करेंगी और उनको पेमेंट भी वहीं से हो रही है, तो क्या जी। उनका ये सेल टैक्स वगैरह जीएसटी वगैरह कटेगा, इनकम टैक्स नहीं, वगैरह? बिल्कुल कटेगा सर। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कंपनी की रजिस्ट्रेशन पे, तो आप मत जाए ना। कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है इसको छोड़ दें। सेल टैक्स, हाँ, जीबी के अंदर जो बिजनेस हो रहा है बेसिकली, अगर वो वहीं से ऑपरेट हो रहा है तो फिर नहीं कटेगा। वहीं पे रजिस्टर्ड है फिर नहीं आता, ठीक है। अदरवाइज जिस तरह आपने कहा कि कंपनी आपके रजिस्टर्ड इस्लामाबाद में है और आप वहां से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर तो आपका कटेगा। नहीं, इस्लामाबाद की जो फर्म है वो जीबी में बैठ के ही काम कर रही है फर्ज करें। जी अब जी क्या जी। होगा? अब क्या होगा सर? सर इवन देन आपका कटेगा टैक्स। टैक्स कंप्लायंसेस तो आपकी मस्ट है। ये अच्छा जीबी को मतलब। बेसिकली, जीबी के अंदर जो है वो जीबी में बिजनेस प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, ठीक है। और जीबी आपको पता है वैसे भी अभी भी थोड़ा सा हमारा वो जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में अभी नहीं है। ये आपको अंदाजा होगा, ठीक है। मतलब तो आपका वहाँ, आपका मतलब ये है कि जीबी, अगर जीबी के लोग कंपनी बनाए तो उन पे टैक्स वगैरह नहीं है, फिर ये मतलब हुआ? जी जी, ये उनको एग्जेम्पशन है। अच्छा, मतलब डोमिसाइल या परमानेंट एड्रेस वो वहीं का होना चाहिए, फिर नहीं जी होगा। जी। ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरा एक सवाल था। अस्सलाम अच्छा। वालेकुम, काशी बात कर रहा हूँ, कराची से। अच्छा, ये पूछना था कि सर आप बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि एफआई की कॉपी जमा होगी, वो क्या है एफआई की कॉपी? जी थोड़ा सा जी। मैं अ, इस चीज से वाकिफ नहीं हूँ कि बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं ना वो शॉर्ट होते हैं, तो अगर इसकी नहीं कोई लिस्ट वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाए या नहीं, ऐसा ये कुछ आपको हमें बताएं। आगे प्रॉपर एक नोट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिस पे हम आगे पढ़ेंगे। आप लोग खुद भी उसको डिस्कस करिएगा। लेकिन एफआई जो है ये बेसिकली ट्रेड आपकी पेमेंट के प्रूफ्स हैं कि आप ट्रेड। एफआई स्टैंड फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसको सही। पहले बोला जाता था ई फॉर्म, आई फॉर्म। ठीक है, ये आपकी सही। ट्रेड की बेसिकली समझ लें कि आपकी ना ये पेमेंट्स की बैकबोन है, प्रूफ ऑफ पेमेंट्स है। अब ठीक है। जो आगे हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जो मेन जो आगे हमारी जो पूरी बैंकिंग है वो पूरी बेस्ड ही एफआई पे है। हमारे आगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो बैंकिंग के लेक्चर्स हैं कि सही है। एफआई को हमने सिक्योर कैसे करना है, ये सारे के वो बनती कैसे है, उसकी क्या, किस तरह वो उसको यूटिलाइज किया जाता है, वो एक समझे कि आपकी ना पूरी ट्रेड की ना एक बैकबोन है एफआई। ठीक है सर। इसके बगैर आप ट्रेड कर सर नहीं सकते मेरा आप क्वेश्चन है सर। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये मेरे क्वेश्चन है कि ये जो एक्सपोर्ट बायर करनी है, सपोज हमने यूरोप में करनी है, तो मिनिमम जो है वो कितना केजी सामान जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम अगर आपकी कंपनी है देखें, आप पाकिस्तान में कंपनी का, रजिस्टर्ड मैं है। आपको अगर लेट सपोज आप कोई कुछ बताएं कि आप किस तरह की प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें, फिर मैं आपको उसी प्रोडक्ट का सिर्फ बताता हूँ। किस तरह की प्रोडक्ट है आपके माइंड में, फ्रूट एंड सर ये वेजिटेबल? जो हम सियालकोट से हूँ मैं, तो ये जो स्पोर्ट्स का सामान होता है ना, जी जी। तो ये वाली चीजें, ठीक है। फुटबॉल हो अब गया, अब बैट इसमें आपके वगैरह। पास दोनों ऑप्शंस आते हैं। या तो आप अब अगर आप कहते हैं कि मैं आज सामान भेजूं और कल पहुंच दूं, तो फिर तो आप बाय एयर करें। ठीक है, बाय एयर के जो मिनिमम होता है वो बाय एयर जो कंपैरेटिवली बाय सी बहुत एक्सपेंसिव होता है, लाइक 7 to 8 टाइम्स एक्सपेंसिव है बाय एयर। अच्छा। तो अगर आप बाय एयर भी करते हैं अपना, तो वो आपको मिनिमम 45 to 50 kg एयरलाइन की पॉलिसी होती है कि आपसे चार्ज करेगी, चाहे आप 10 kg भेजें चाहे आप 5 kg भेजें। आप मिनिमम अच्छा। 45 kg भेजेंगे। और अगर यही ठीक आप है। बाई सी में जाते हैं तो उसका मिनिमम जो है वो 300 to 400 होता है। लाइक आप 250 भी कर सकते हैं, लेकिन 300 400 आपका एंटरटेन किया जाता है। उसको बोलते हैं एलसीएल कार्गो। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो ये जो सर एक्सपोर्ट हम करते हैं, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, या वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी कंपनी के साथ, नहीं, या कंपनी किसी? टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी। कोई भी, जिस तरह अच्छा। आप यहाँ से एक्सपोर्टर हैं तो वहाँ की बाहर की कोई कंपनी है वो चीज़ वो इंपोर्ट करवाती होगी। अच्छा, उसके साथ पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है? हाँ, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आप अपना सबसे पहले तो आपकी क्लाइंट हंटिंग है ना, कि आप मार्केट के अंदर अपना क्लाइंट ढूंढें जो आपकी प्रोडक्ट को बाय करे, फिर उसके साथ उससे प्राइस को निगोशिएट करें।
एंड देन वो मैं आपको हम्म। आगे एक मार्केटिंग का टूल सिखाऊंगा कि मतलब आप किस तरह कंट्री प्रोडक्ट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, या किस तरह आप इस प्रोडक्ट को किस कंट्री में आप कौन सी प्रोडक्ट भेज सकते हैं, वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि चॉइस ऑफ कंट्री आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। अच्छा अच्छा अस, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम ठीक है। सर। सर मैं जाहिद बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले अगर कंपनी को रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप फर्म है और वो जनरल ट्रेडिंग बिजनेस में है, तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो है वो अलग से रजिस्टर्ड कर लेनी चाहिए, या उसके अंदर ही वो उसका क्लास अपडेट हो जाएगी? अगर जनरल ऑर्डर सप्लायर है तो आई वुड से कि आप उसी के अंदर प्रिंसिपल एक्टिविटी ऐड करवा लें। अगर प्राइवेट प्रिंस लिमिटेड है तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ले शिफ्ट कर दें, हो जाती है, कोई इशू नहीं होता। नहीं, ये पार्टनरशिप फर्म है, नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड एओपी फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एसोसिएशन ऑफ फर्म है। हाँ तो बिल्कुल कर उसकी सकते हैं आप उसके अंदर। तो उसके उसके जब हमारी प्रिंसिपल एक्टिविटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो जाएगी, तो जो हमारा जनरल बिजनेस हैं, जो अदर हम वो एक्टिविटी हम कर सकते हैं? वो ऑलरेडी चल रहे होंगे, बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू जी। वेलकम। एक और चीज़ है, सवाल जो है वो जो बहुत आगे चल के आने हैं वो अभी आ रहे हैं, तो जो इस लेक्चर के सवाल हैं वही हों तो ज़्यादा टाइम भी सेव हो जाएगा और इस हाँ लेक्चर की बिल्कुल, बात हो जाएगी। मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट वेल सेड, करूंगा। वेल कुछ सेड भैया साहब। कुछ मैं खुद सवाल भी जो बात बनते कर ही रहा नहीं था है। कि अभी बहुत एडवांस सब्जेक्ट क्वेश्चंस आ रहे जी हैं, जी, जो कि बाद इसी के की बात डेफिनेटली की जाए। एलिमेंट होंगे। जो लेक्चर में पढ़ा जाए तो इसी की बात की जाए, तो सबका टाइम भी सेव होगा और मौका भी हाँ मिलेगा। बिल्कुल थैंक यू ऐसे सो ही है, मच। ऐसा ही है। थैंक यू। वेलकम। सर, ये आपने लेक्चर के बारे में आपने मेंशन किया कि मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, तो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट तो जब मिलेगा ना, जब आपने अकाउंट ओपन कर लिए? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें जो आपने जो बॉक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर आपने 6 डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। आप 5 तो तक छठा फॉलो, डॉक्यूमेंट ये आप बाद में मैं जमा 5 करवाएं। तक, हाँ तो लेकिन उस वक्त तक तो मेरा बैंक, तो मुझे मेंटेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो चाहिए होगा अकाउंट खोलने के लिए, तो अकाउंट तो उस वक्त भी बैंक नहीं खोला होगा, तो आपका मेंटेन हाउ? आपका अकाउंट बैंक ओपन कर देगा विदाउट चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ओके ओके। फिर अब आपका अकाउंट इस टाइम पे आपकी कंपनी बन चुकी है, आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, लेकिन अभी आप ट्रेड के लिए एक्टिव नहीं हुए। बैंक ने आपको भी ट्रेड के लिए एक्टिव करना है, ठीक है। सही है। तो उससे पहले अब आपका अकाउंट बन गया है, लाइक उसमें डिपॉजिट आ भी सकता है, उससे निकल भी सकता है, ठीक है, लेकिन आप ओके उससे ट्रेड नहीं कर सकते। ओके उस वो ट्रेड करने से पहले ओके। आप जो है उसको ट्रेड के अंदर शिफ्ट करने के लिए आप सबसे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आएंगे, बैंक को देंगे, फिर पीएसडब्ल्यू की यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे और बैंक आगे, वो आगे अंदर जाके मैं आपको समझाऊंगा ओके कि वो ओके, मैं चलेगा। समझ गया। ठीक अस्सलाम है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद जुनैद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी। सर मुझे एक मेरा सवाल तो ये है, जो SECP है सर, हाँ इससे रजिस्टर होना जरूरी है? नहीं, और देखिए आपकी, मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया है कि आपकी कंपनी की जॉनर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंपनी बना रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं या आप सर मैं सोल ट्रेडर्स प्रोप्राइटर। बना रहा हूँ। आप प्राइवेट बना रहे हैं तो वो तो फिर आपकी एसईसीपी ही करेगी ना। ठीक है। एसईसीपी क्या है? एसईसीपी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन पाकिस्तान है, जो ठीक है सर। सारी कंपनीज को बनाती है। जिस तरह आप अपना आईडी कार्ड बनवाते हैं, आप नादरा से जाके बनवाते हैं ना, जी जी। इसी तरह जब आप कंपनी बनवाते हैं तो वो आपकी एसईसीपी बनाती है, मतलब सर उसमें। इस वक्त जो है मैं PSW ले चुका हूँ, ठीक है, और STN जो है वो मैं रजिस्टर करा चुका हूँ अपना। ठीक तो है। मैं बिजनेस जो है अपना करता हूँ, मेरा ट्वाइस का बिजनेस है। ठीक है। अब इसके लिए जो है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जरूरी है, उसके बाद ही जो मेरा बैंक अकाउंट है वो जाके ट्रेड के लिए लिंक होगा, इसी तरह है? बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपकी जो एसईसीपी में आपने कंपनी रजिस्टर करवाई है, उससे एज अ इंपोर्टर एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड करवाया है। जी बिल्कुल। हाँ, फिर आप इजीली कर सकते हैं। फिर आप जस्ट अपनी, आप इस प्रोसेस में आप सिंपल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन को कल कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है उसके सर। बाद आपने जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कल बस रजिस्ट्रेशन करें। और सर मेरा एक और सवाल था सर। जी जी। सर जब हम इंपोर्ट करते हैं, अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्लियरिंग एजेंट क्या जरूरी है सर, कि वो लाजिम नहीं, मुझे रखना पड़ेगा? अब बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपको पता, क्लियरिंग एजेंट से आपका थोड़ा सा उस तरह ये हो जाता है कि आपको चार्जेस और वो चीज़ों का पता होता है कि ये काम प्रोसेस होना कैसे। आप करने को उससे बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आपका एक अच्छा बिजनेस चल रहा है तो आप
उसे एज अ रखें उसमें। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं, आपको खुद पता होना चाहिए, तो वो सर जनरल मुझे आप तो इसका पता नहीं है। करेंगे। अगर मैं रखता हूँ तो एक क्लियरिंग एजेंट ही तो जो है वो बाद में जो है दबा देखिए, देते हैं क्लियरिंग एजेंट ना मामला आपका चीजों को। पोर्ट पोर्ट के वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हैंडल करेगा। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन आपको फर्दर अपना जो पर्सनल जो बैंकिंग साइड है उसको आपने लेके चलना है। ठीक है। ठीक है। सर ये जो लाइव स्टॉक होता है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या तरीकेकार होता है इसका? तो आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी। सर ये जो लाइव स्टॉक होता है, ये इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या तरीकाकार होता है, क्या पॉलिसी होती है गवर्नमेंट्स की? ये तो फिर ज्यादा देर तक तो ये जो समुद्र के रास्ते से अगर जाएं तो फिर तो वो उनके नहीं, मरने बाय के चांसेस नहीं बायर भी जाते हैं, समंदर समंदर के अंदर से भी जाते हैं, है? प्रॉपर अच्छा। फीडिंग के साथ भेजे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक अलग एक, मैं ये, आप बड़ा एडवांस सवाल कर रहे हैं, ये मेरे से उस टाइम करिएगा जिस टाइम पे ना आप इम्पो एक्सपोर्ट की हम जीडी फाइल कर रहे होंगे, इंपोर्ट की या अच्छा अच्छा। एक्सपोर्ट की। ठीक है, ठीक ठीक हो गया ये सर। उस टाइम मेरे से ठीक। सवाल करिएगा, उस टाइम मैं आपको इसका एक डिटेल में जवाब दूंगा, क्योंकि आपको बेसिक्स पता होंगी। हाँ सही हो गया ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि आपको पहले जो है एनिमल क्वारंटीन से सर्टिफिकेट्स लेने हैं उस कंट्री से, वो आपको समझ नहीं आएगी। सर। जी वो तो बात है, सही है। ठीक है, बताने का मुझे ठीक। मसला नहीं है, बता मैं आपको भी सकता हूँ, लेकिन फिर वो आपको समझ नहीं आएगी, वो फिर फायदा नहीं है। हाँ उसमें कोई कम्प्लेक्सिटीज होंगी, वो फिर हाँ वो, बेसिक्स पता होंगे तो फिर ठीक है। ठीक अस्सलाम है। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर उमर बात कर रहा हूँ इधर फैसलाबाद से। जी जी। और हमारा गारमेंट्स का काम है, लोकल ही करते हैं हम, सियालकोट के साथ और लाहौर के साथ। तो मैन्युफैक्चरर है। जी सर। ठीक है। सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, और आपने ये डिफरेंस बता दें पीएसडब्ल्यू में और वेबक के अंदर, ये वीबक जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है वीवो इसका, खत्म हो गया। वो ख़त्म हो गया। अब मैंने करवाई थी लास्ट ईयर, वाला साहब ने करवाई थी, उसके अंदर ड्राई पोर्ट के कोई डिसीजन कराई थी उन्होंने। हाँ, और वो बिल्कुल वीबुक होता था, लेकिन वीबुक की जगह जो है वो पीएसडब्ल्यू का बनाने का मकसद ही है कि सब इदारों को अलाइन कर दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम डॉक्यूमेंट, हार्ड कॉपीज डॉक्यूमेंट पे बिलीव रखते हैं। पीएसडब्ल्यू का अब बनने का मकसद ये था कि सब कुछ डिजिटल हो जाए, डॉक्यूमेंट्स खत्म हो जाए। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवा के जमा करवाने होते हैं। अच्छा, सवाल पूछें आप। सर उसकी जो मेरी लॉगिन है वो उन्होंने ब्लॉक कर दी हुई है, मैंने चेक किया था। तो ब्लॉक कर दिए? वीबक के अंदर, ठीक है। तो अब तो मैं पीएसडब्ल्यू के अंदर दोबारा करूँ कि उसको ही कंटिन्यू करूँ? एक काम करें आप ना, सबसे पहले कॉल करें एफबीआर की हेल्पलाइन पे। सही है। अच्छा। एफबीआर की हेल्पलाइन पे जब आप कॉल करेंगे तो आपको ना वो बताएगा कि आपने एफबीआर से बात, आरटीओ में बात करनी है या आपने कस्टम्स में बात करनी है। आप कस्टम्स में बात करें, वो आपको करंट बता देंगे कि आपका करंट स्टेटस क्या है। वो जब आपको अपने कंपनी का करंट स्टेटस पता चल जाएगा, तो उसके बाद फिर आप उसको उस हिसाब से कंटिन्यू करें या मेरे से पूछ लीजिएगा। अभी मुझे ये अच्छा नहीं पता पहले कि आपने लॉगिन ना करने की वजह से है या आपने कितने साल हो गए नहीं खोला इसकी। तकरीबन मुझे 5-6 महीने हो गए हैं। आपकी फीस एक्सपायर ना होगी हो, वो चेक कर लें। आपने तो फीस वो रिन्यू नहीं किया, एनुअली रिन्यू जो रिन्यू होता है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे होना नहीं चाहिए बंद, पोर्टल तो फिर भी ओपन होता है, लेकिन अच्छा, हाँ फीस रिन्यू वो आपने नहीं किया होगा, इस वजह से शायद ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सर वो एफबीआर पहले फ़ोन करना है, उनसे क्या कहना है कि हाँ, एफबीआर की हेल्पलाइन पे कॉल करें, वहाँ पे कस्टम के आगे आपको वो मिले है, वो बताएगा कि आप कस्टम में बात करने के लिए टू दबाएं या वन दबाएं। वो कस्टम में बात करें, उन्हें अपना मसला बताएं, और वो उसके बाद आपको बताएंगे कि आपकी फीस का, आपका करंट स्टेटस क्या चल रहा है, तो उस तो हिसाब से। उन्होंने का नाम बताना पड़ेगा कि एनटीएन पूछेंगे मुझसे? सर जो आपसे पूछेंगे, डिटेल ऑलरेडी आपके पास है। तो ठीक है, ये मैं सुबह को करवा लेता हूँ, फिर आपसे कल को बात हो जाएगी। और सर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा है, फैसलाबाद चैम्बर में मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो किस बंदे से मिलना पड़ेगा जाके वहाँ इट्स क्वाइट, पर? मैं अब आपको ये इस तरह की, मैं अब देखें, एक जनरल प्रोसीजर है। आप चैम्बर पर जब जाते हैं, एक ऑफिस है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे, अब यहाँ पे हम ईमेल करते हैं, हमें ईमेल के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आ जाता है। आप
जाने की बजाय आप उन्हें जस्ट कॉल करें, अपने चैम्बर का नंबर नंबर बताएं और उनसे कहें कि मुझे ये डाटा चाहिए। आप चैम्बर, अगर आप चैम्बर के मेंबर हैं तो आप चैम्बर के ग्रुप्स में भी होंगे। नहीं, फिलहाल तो नहीं हूँ मैं। बस यही, मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं है, लेकिन आप चैम्बर के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं इनके, इनकी प्रॉपर ईमेल्स हैं, उसमें आपको लिंक किया जाता है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। चलें ठीक है, वो भी करवा लेते हैं। ठीक है सर, अगर कंटेनर के लिए इतनी अमाउंट ना हो, ठीक है, बड़े कंटेनर के लिए, तो क्या कार्टून्स के अंदर ही भेज सकते हैं माल माल को? देखिए, आप हाफ कंटेनर भी भेज सकते हैं, आप 2 बॉक्सेस भी भेज सकते हैं, आप बाय एयर भी भेज सकते हैं, मतलब ये अब आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपका बाय सी अगर भेज रहे हैं तो आप पूरा कंटेनर ही भेजें, आप आधा कंटेनर भी भेज सकते हैं, या आगे जाके आपको प्रोसेस क्लियर हो जाएंगे ये वाले। ठीक है सर, ठीक सर, वो प्रोसेस आप एक्सपोर्ट में बता देंगे कि मैंने माल तैयार करके यहाँ से रख लिया, अब यहाँ से कैसे आगे वो लेके जाएंगे सारा बिल्कुल कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भी मैं आपको कंपनी की रजिस्ट्रेशन अगर समझ आई हो तो ऐसे ही हम सारा लेके चलेंगे कि प्रैक्टिकल उसमें होता कैसे है। चलें सर, फिर जब वो लेक्चर होगा तो वहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। भाई ठीक है सर। इंशाल्लाह सर कोई भी तशनगी नहीं छोड़ते, तसल्ली रखें। जो आउटलाइन के अंदर चीजें डिस्कस हुई हैं, जो ओरिएंटेशन के अंदर चीजें डिस्कस हुई हैं, हमने सबकी सब जो बुलेट पॉइंट्स हैं सबको एग्जीक्यूशन करवानी है। ठीक ठीक है अस्सलाम सर। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम जी सलाम। सर। जी जी सर, मैं तो अभी लेट आया हूँ इस क्लास में, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि किस हवाले से ये क्लास हो रहा है, तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया कि ट्रेडिंग हवाले से है। जी जी सर, एज अ बिगिनर, अगर किसी के पास कोई मतलब इस चीज़ की इल्म ना हो, बिल्कुल बिगिनर हो, जी तो जी। ये कोर्स करके वो कुछ कर सकते हैं इसमें, मतलब उसके पास रेवेन्यू भी ना हो, कोई आइडिया ना हो, फर्स्ट टाइम हो। ब्रदर, फिर आप जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को, अगर आपको अच्छा। मतलब स्किल सेट आपका अच्छा हो जाए तो, आपको चीज़ें पता हो तो आप अपनी मार्केटिंग करके सर्विसेज प्रोवाइड कर लें, क्योंकि काम तो ऑलरेडी बहुत से लोग कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, वालेकुम। बस ये। जी, वालेकुम सलाम। सर मैं जुबैर बात कर रहा हूँ लाहौर से। मैं अपना काम करना चाह रहा हूँ उसमें, एक्टिवेयर्स और स्पोर्ट्स कोड में। तो इसमें मुझे ना कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो पता चल गया है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ मच इट विल कॉस्ट, लाइक फ्रॉम रजिस्टरिंग अ कंपनी इन चैम्बर, एफपीआर से रजिस्टर करवाना, फिर उसके बाद पीएसडब्ल्यू लेना, इसमें सारा अपना कॉस्ट आता होगा एस्टिमेटेड टोटल। और उसके बाद जो हमारे पास पोर्ट का जो हमने हायर करना होता है, एजेंट हायर करना होता है, उसकी फीस वगैरह, पोर्ट से हमने रजिस्ट्रेशन भी करनी होती है, उसके हवाले से भी। तो ये सारा मैं आपको आज ही बता दूं? नहीं नहीं, ये नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ना टोटल रजिस्ट्रेशन तो आप बता रहे हैं ना आज हम, तो जी जी। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में पूछ रहा हूँ कि इन सब रजिस्ट्रेशन में हमारे कितने कितने ना कितना कितना कॉस्ट करता होगा, कितने कितने पैसे लगते होंगे रजिस्ट्रेशन ब्रदर प्रोसेस में। ऑनेस्टली मुझे इस तरह मतलब एग्जैक्ट तो कॉस्ट का आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको अप्रोक्सीमेटली जब जब मैं स्टेप्स में जाऊंगा उस साथ साथ मैं आपको कुछ बता दूंगा, या मैं आपके लिए पूछ ले तो मुझे एग्जैक्ट कॉस्ट के आइडिया, मतलब कॉस्ट मिनी मतलब होगी आपका टोटल रजिस्ट्रेशन में शायद 30,000 25,000 कॉस्ट आ जाए शायद, ये जो आपने खुद उनके चालान पे करने हैं। एग्जैक्टली सर, देखिए जब आप आज चूंकि कॉस्ट में बात हो मैं रही आपको है क्या। सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको कोई रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं पड़ती, ठीक है। सेल टैक्स में आप रजिस्टर करवाते हैं तो वैसे तो उसकी कोई भी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं है सेल टैक्स की, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान है, थोड़े बहुत मामलात होते हैं, तो आप जेन में रखें कि आपको सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन अपनी लेने के लिए 15 से 20 हज़ार खर्चा करना पड़ेगा। ये मैं आपको वो फैक्चुअल चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी, आप किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब जाते हैं तो उसकी कॉस्ट का मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ। मुझे फॉर एग्जांपल लाहौर इस्लामाबाद का पता है, ठीक है। तो वहाँ पे दो तरह की रजिस्ट्रेशन होती हैं, एक आपकी कॉर्पोरेट की होती है और एक आपकी एसोसिएट मेंबर की होती है। दोनों की फीस में डिफरेंस होता है। आपको जो भी रिस्पेक्टिव फॉर एग्जांपल लगती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगता है, ठीक है। आप लाहौर बैठे हैं, इस्लामाबाद बैठे हैं, कराची बैठे हैं, उनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाएं
और फी स्ट्रक्चर उनका देख लें, उसमें आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा आपने कोई फी पे नहीं करनी होती, जो आपने उधर जमा करवानी होती है वही करवानी होती है। ये मैं उस सूरत में कह रहा हूँ जब ये सारी चीजें आप खुद करेंगे, ठीक है, अपना बिजनेस आप खुद रजिस्टर करवाएंगे। और डेफिनेटली जब आप किसी से सर्विसेज लेंगे तो सर्विस चार्जेस वो फिर सेपरेट हो सकते हैं। इट कुड बी 20,000 में वो आपको सारा काम करवा दे, 30,000 में करवा दे, तो वो बाकी चीजें डिफरेंट है। जी होपफुली आपका जी क्वेश्चन एड्रेस हो गया होगा ब्रदर। जी 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 बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सी यू इंशाल्लाह। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ये क्लास को वाइंड अप करते हैं। कल 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 का लेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की रजिस्ट्रेशन पे बात करेंगे, उसके साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन एंड देन PSW। कल इस सर ये काइंडली ये जो आप स्लाइड्स जो आप टीच कर रहे हैं ये आप शेयर कर दीजिएगा प्लीज ग्रुप पे। ये स्लाइड्स नहीं है, ये जस्ट एक टेली नोट्स है, वो मैं आपको आगे स्लाइड्स मिलेंगी, उसकी लेना चाहते अच्छा, हैं तो ले बेशक। हाँ इसकी यही चीज आप शेयर कर दें ग्रुप पे, जो चले, प्रोसेस मैं आपने। हमाद भाई से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि वो मुझे इनका स्क्रीनशॉट भेज दे, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में भेज दूँ। हाँ, थैंक यू सर। और और अच्छा कोई अपना कोई कांटेक्ट नंबर आप प्रोवाइड कर और दें, कोई अगर कोई फ्यूचर में कुछ क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है तो आपसे सर। रेस करना हो तो। सर ट्रेनर हमेशा पेड ग्रुप का पार्ट होते हैं, जो हमारी पेड कम्युनिटी होती है उसका पार्ट है। सर ऑलरेडी ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, जो हमारा पेड स्टूडेंट्स का ग्रुप है, और वहाँ पे हम्म। क्यूरीज जो बच्चों की आ रही होती हैं हम उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ऑल राइट। जी। एनीवन एल्स जिसका कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज लेट्स कंक्लूड दिस क्लास। आई गेस इट्स बीन अराउंड 1 hour and 30 minutes सेशन पूरा हो चुका सर है। आप सर बताइए ये एक लास्ट सर। क्वेश्चन है सर, ये कि कुछ जो बंदे हैं सर ये एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, जो कंपनीज होती हैं, ये TCS हो गई, ये DHL, इनके जरिए भी करते हैं सामान बाहर एक्सपोर्ट, तो ये इसमें लाइसेंस कार्गो वगैरह की तो फिर। एज अ कमर्शियल एक्सपोर्टर आपको ये कार्गो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर वो अखराजात ज्यादा आ जाते हैं। हाँ ये एक्सपेंसिव है काफ़ी। ये इसके लिए अगर आप कोई भी शिपमेंट US भेजते हैं या, वो आपको ऑलमोस्ट 21,000 23,000 कॉस्ट आ रहा है, 2,300 कॉस्ट आ रही होती है। वैसे अगर आप खुद करते हैं तो आपको $6 $4 पे आती है। हेलो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया सर, ठीक। सर थैंक यू। कोर्स की कोई डिटेल्स शेयर कर दें। जी आसिफ साहब, आप आपके साथ शेयर हो जाएंगे। आसिफ सियाल साहब, नोटेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम हुसैन है और मुझे दो क्वेश्चन है मैंने पूछने हैं। एक तो ये पूछना था कि जीबी की बात हुई थी कि जीबी में अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है तो वहां पर उसका सेल टैक्स नहीं पड़ता, तो क्या पाकिस्तान इधर जो लाहौर या इस साइड पर सूबे पंजाब में या सिंध में जो हम सेल करते हैं जीबी की रजिस्टर्ड कंपनी के ऊपर, उसमें भी सेल्स टैक्स नहीं पड़ता या इन इलाकों का पड़ता है उस पर सेल्स टैक्स? नहीं, जीबी वालों को तो एग्जेम्पशन है, आप उनको तो सेल टैक्स नहीं आप उनसे क्लेम कर सकते ना मेरे भाई। यानी कि अगर जीबी से कंपनी ओपन है और वो सिंध में या पंजाब में सेल कर रही है तो उनको टैक्स नहीं पड़ेगा, जी ऐसे ही नहीं। है? जी और दूसरी बात यह नहीं, है ये कि अगर देखिए, जीबी का एक जस्ट बंदा है जस्ट ठीक है, ओके आगे। और हम यानी कि उसके साथ पार्टनरशिप पे ओपन कर लेते हैं, तो उसको 1-2% अगर हम दे देते हैं तो हम्म, ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि बाय द बुक चलें। और आई नो ये भी बाय द बुक है, ठीक है, अगर आप वहां से किसी को पार्टनर बना के करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंप्लायंसेस आपकी हैं वो आपने देखनी है, जो बिजनेस एंटिटी की हैं वो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी वो, अगर SCCP है दैट इज जो आपकी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसकी एक सेपरेट एंटिटी, उसकी कंडीशन ही अलग है, ठीक है। उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। तो वो ठीक है। सिंगल से तो हट जाती है ना। ठीक है। नहीं, यानी कि अगर हम पार्टनरशिप वहां पर रजिस्टर्ड नहीं हो सकती जीबी में? पार्टनरशिप वहां पर रजिस्टर्ड हो सकती है। तो ऐसे वैसे ये जो काम हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको लीगली कहेंगे या इनलीगल कहेंगे? नहीं, इसको लीगली कहेंगे भाई। पार्ट देखिए, जब आप बात करते हैं पार्टनरशिप की, जब आप बात करते हैं SCCP की, तो ये गवर्निंग बॉडीज, पार्टनरशिप के लिए भी एक गवर्निंग रूल है
दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। इसी तरह जब आप कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनी के लिए भी एक गवर्निंग बॉडी है, एससीसीपी है, वो गवर्न कर रही होती है कंपनीज को। ठीक है। तो आप अगर उनके साथ रजिस्टर करवाते हैं तो भाई भाई बाय बाय द बुक ही है ना, ये सब कुछ बाय लॉ है, कुछ भी नहीं है इसमें डिफिकल्टीज आपके लिए। ठीक हो गया। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि हम्म जब हम बायर एक्सपोर्ट करते हैं तो हम्म उस पेमेंट जो है यहाँ पर हम डॉलर्स में ही ले सकते हैं या रुपीज में ही लेनी पड़ेगी हमें? पेमेंट। जी जी, यहाँ पे हम डॉलर अकाउंट अपना ओपन कर लेते हैं बैंक में, ठीक है, ओके, और डॉलर्स में ही हम रिसीव कर सकते हैं, यानी कि हमें वहां से एक्सपोर्ट किया हमने वहां से, उनको कहते हैं डॉलर्स में आप हमें भेज दें, कर तो सकते हैं। ऐसा हो कोई इशू नहीं इसमें होता? नहीं जी, ये फॉरेन करेंसी और या डॉलर करेंसी अकाउंट बने किस लिए हैं? ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। ये जरूरी नहीं है कि आपने पी के आर, इनफैक्ट स्टेट तो खुश होती है इस बात के ऊपर कि आप डॉलर लेके आए। ठीक हो गया। और इसके कोई मैंने सुना था पॉइंट्स भी होते हैं एक्सपोर्ट करने के? ये इस पे आपको हमाद भाई बेहतर बता सकते हैं, लेकिन पे जहां तक पेमेंट रिसीव करने के हवाले से तो मैं उसका जनरल सा बता रहा हूँ कि स्टेट बहुत खुश होती है जब डॉलर इधर आता है तो। उसके ऊपर टैक्स तो नहीं ना पड़ता जब एक्सपोर्ट से पड़ता आता है हमें? है 2% आपका रियलाइजेशन एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग पेमेंट होती है, आपको बिल्कुल टैक्स देना होता है। लेकिन मेरा जो अभी आप बात कर रहे हैं कि हम डॉलर कन्वर्ट कर सकते हैं या पी के आर में लाना होता है, इसको बोलते हैं रिटेंशन अकाउंट, एक्सपोर्टर रिटेंशन अकाउंट बोला जाता है। ये हमारे जो बैंकिंग के आगे लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट ही यहीं से होने हैं। तो थोड़ा सा ठीक पेशेंस रख लें, अभी रजिस्ट्रेशन पे फोकस कर लें। इंशाल्लाह मतलब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, सी यू। ठीक है, हमाद भाई थैंक यू, इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, सी यू, अल्लाह थैंक यू जी, हाफिज। थैंक यू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज।